जी Speaker, sir, thank you for allowing me to speak on the President's address. It's an honor for me to be able to speak at this House today. जैसे आप सबको मालूम है, पिछले 4 महीनों में हम भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हम पैदल चले। 3,600 किलोमीटर तकरीबन। और इस यात्रा पे बहुत कुछ सीखने को मिला। इस यात्रा में बहुत कुछ सीखने को मिला और जो जनता की आवाज, हिंदुस्तान की आवाज है, उसको गहराई से सुनने का मौका मिला। शुरुआत में, यात्रा की शुरुआत में मैंने सोचा था कि 3,500 किलोमीटर चलने हैं और मुश्किल है मगर किया जा सकता है। आप भी राजनेता हो, हम भी राजनेता हैं। हाँ, सेवक कह लीजिए। और नॉर्मली आजकल की राजनीति में जो हमारी पुराना ट्रेडिशन था पैदल चलने का, वो आजकल हम सब लोग, हम भी आप भी, उस ट्रेडिशन को शायद भूल गए या उसका हम पालन नहीं करते। मैं भी उसमें शामिल था, आप भी उसमें शामिल हैं। हम सब, कोई गाड़ी में जाता है, कोई हवाई जहाज में जाता है, कोई हेलीकॉप्टर में जाता है, मगर पैदल कम चलते हैं। ठीक है, ठीक है। और जब पैदल चला जाता है, हाँ पैदल जाएंगे, सब जगह पैदल जाएंगे, घबराइए मत। तो जब पैदल चला जाता है, मैं 1 किलोमीटर की बात नहीं कर रहा हूं, 10 की नहीं कर रहा हूं, 25 की नहीं कर रहा हूं, मैं 200-300-400 किलोमीटर की बात कर रहा हूं। जब 200-300-400 किलोमीटर चला जाता है तो शरीर पे दबाव पड़ता है, दर्द होता है, मुश्किल आती है। शुरुआत में चलते वक्त लोगों की आवाज सुन रहे थे हम, मगर हमारे दिल में यह भी था कि हम भी अपनी बात रखें। कोई हमारे पास आता था, कहता था कि मैं बेरोजगार हूं, और हमें लगता था कि नहीं, हमें कहना चाहिए कि तुम बेरोजगार क्यों हो, कारण क्या है। उसमें हम विपक्ष का रोल भी प्ले कर लेते थे, आपकी भी बुराई कर देते थे। नहीं, वो तो है, वो भी करेंगे, हम भी करेंगे। मगर थोड़ी देर चलने के बाद
एक बदलाव आया और जो हमारी आवाज थी, जो ये डिजायर था बोलने का कि भैया बेरोजगारी इसलिए है, महंगाई इसलिए है, वो बिल्कुल बंद हो गई। क्योंकि हमने इतने लोगों से बात की, मतलब हजारों लोगों से बात की, बच्चों से, बुजुर्गों से, महिलाओं से, माताओं से, बहनों से, कि थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल आवाज बंद हो गई। और फिर हम गहराई से, और मैं खुल के कह सकता हूं, मैंने तो अपनी जिंदगी में इस प्रकार से कभी पहले सुना ही नहीं था। क्योंकि हम सब में थोड़ा सा अहंकार होता है कि हम ही बता दें, अपनी बात रख दें। तो आस्ते आस्ते जब हम चले 500-600 किलोमीटर बाद, जनता की आवाज गहराई से सुनाई देने लगी और एक प्रकार से यात्रा, इंडिविजुअल्स नहीं, यात्रा हमसे बोलने लगी। नहीं, गहरी बात है, समझ नहीं आएगा। आप समझने की कोशिश करो। यात्रा हमसे बोलने लगी। 200 किलोमीटर आप चलने की कोशिश करिए, पता चल जाएगा। और वो चाय बेचने इसलिए जाते थे। तो यात्रा बोलने लगी। कोई आता था, कहता था, युवक आता था, कहता था मैं बेरोजगार हूं। हम सवाल पूछते थे, क्या पढ़ा आपने? इंजीनियरिंग की, अब क्या करते हो? कोई कहता था मैं बेरोजगार हूं, कोई कहता था मैं उबर चलाता हूं, कोई कहता था मैं मजदूरी करता हूं। किसान आए हजारों। प्रधानमंत्री बीमा योजना की बात की कि हम पैसा भरते हैं, तूफान आता है, आंधी आती है, पैसा गायब हो जाता है। किसानों ने यह भी कहा कि हमारी जमीन छीन ली जाती है, हमें सही रेट नहीं मिलता। जमीन अधिग्रहण बिल जो था वो लागू नहीं होता। आदिवासियों ने कहा, वनवासियों ने नहीं, आदिवासियों ने, कि जो ट्राइबल बिल में हमें दिया जाता था वो आज छीना जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें हमको सुनने को मिली, मगर मेन थ्रस्ट, अगर मैं कहूं, मेन थ्रस्ट बेरोजगारी, महंगाई और किसान। उसमें एमएसपी थी, उसमें बीज की समस्या थी, किसान बिल की समस्या थी। अच्छा, अग्निवीर की भी बात की लोगों ने। आपने अभी बोला कि अग्निवीर देश को फायदा पहुंचाएगा, मगर हिंदुस्तान का युवा जो 4 बजे दौड़ता है, आर्मी में भर्ती होने के लिए दौड़ता है, वो आपकी बात से सहमत नहीं है। उनने हमसे कहा कि पहले हमें 15 साल की सर्विस मिलती थी, पेंशन मिलती थी, अब 4 साल के बाद हमें निकाल दिया जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगी। सीनियर ऑफिसर्स ने कहा कि हमें तो लगता है कि ये जो अग्निवीर योजना है ये आर्मी के अंदर से नहीं आई, ये कहीं और से आई है, ये आरएसएस से आई है, होम मिनिस्ट्री से आई है। ये सीनियर आर्मी के लोगों ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, कि हमें लगता है कि ये आर्मी के ऊपर ये योजना थोपी गई है और ये आर्मी को कमजोर करेगी। आर्मी के जनरल्स ने हमें कहा, जो रिटायर्ड हैं, उन्होंने हमें कहा, राहुल जी, हजारों लोगों को हम हथियार की ट्रेनिंग दे रहे हैं,
और फिर थोड़ी देर बाद उनको समाज में डाल रहे हैं। बेरोजगारी है, समाज में हिंसा बढ़ेगी। तो उनके मन में था कि ये जो अग्निवीर योजना जो है, ये आर्मी के अंदर से नहीं आई है। और मुझे नाम भी बताया कि अजीत डोभाल जी ने ये योजना आर्मी पे थोपी है। क्यों नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं, पार्लियामेंट में थोड़ी है वो। क्यों नहीं ले क्यों नहीं ले सकते? क्या बात कर रहे हो? सवाल ये तर्क है, बाद में अडानी के लिए भी यही बोलने वाले हैं, फिर ये तर्क है इनका। तो इंटरेस्टिंग बात यह है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने फिर प्रेसिडेंट्स एड्रेस पढ़ा। देश के सब युवा अग्निवीर 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 बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये आर्मी के ऊपर थोपा गया है, हमें नहीं चाहिए। आर्मी के लोग कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए। जैसे मैंने कहा, आर्मी को लगता है कि होम मिनिस्ट्री ने इनके ऊपर थोपा है, आरएसएस ने ये उनके ऊपर थोपा है। तो ये आवाजें आ रही हैं। अब मैंने आपका बैठिए, तो एक फर्क, ये थोड़ा पानी ले आओगे मेरे पानी। तो मुझे एक फर्क दिखा प्रेसिडेंट्स एड्रेस में बहुत सारी चीजें बोली गई। अग्निवीर के लिए एक लाइन थी, एक शब्द, एक बार अग्निवीर शब्द का प्रयोग किया गया, और वो भी अग्निवीर योजना हमने दी, उससे ज्यादा कुछ नहीं बोला। कहां से आई, कौन लाया, किसको फायदा होगा, ये नहीं बोला। बेरोजगारी शब्द ही नहीं था उसमें। आपने देखा होगा, बेरोजगारी शब्द ही नहीं था प्रेसिडेंट एड्रेस में। महंगाई शब्द ही नहीं था। तो जो यात्रा में हमें सुनने को मिला, अग्निवीर, महंगाई, किसान, बेरोजगारी, प्रेसिडेंट एड्रेस में था ही नहीं। तो ये मुझे थोड़ा अजीब लगा कि जनता कुछ कह रही है और प्रेसिडेंट एड्रेस में कुछ और सुनाई दे रहा है। अच्छा, एक और चीज हमें बताई गई। तमिलनाडु से लेकर केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सब जगह एक नाम सब जगह हमें सुनने को मिला, अदानी। यह नाम पूरे हिंदुस्तान में, केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल, कश्मीर, सब जगह अदानी 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 अदानी। और ये नाम नहीं, और इस नाम के बारे में जब लोग बोलते थे मुझसे, तो 2-3 सवाल पूछते थे। ये पूछते थे कि ये जो अदानी जी हैं, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाता है, ये सफलता प्राप्त कर जाता है, ये कभी फेल नहीं होता। और युवाओं ने मुझसे यह सवाल पूछा कि भाई ये हो क्या रहा है, हम भी सीखना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा स्टार्टअप करो, हम भी अदानी जी जैसे बनना चाहते हैं। तो भैया किसी भी बिजनेस में घुस जाओ और एकदम सक्सेस हो जाए। यह पहला सवाल था। दूसरा सवाल था कि ये अदानी जी हैं, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाते हैं। पहले ये 1-2 बिजनेस करते थे, अब ये 8-10 सेक्टर्स में काम करते हैं। एयरपोर्ट्स, डेटा सेंटर्स, सीमेंट, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एरोस्पेस एंड डिफेंस, कंज्यूमर फाइनेंस,
रिन्यूएबल्स, मीडिया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि राहुल जी, हाँ हाँ, धन्यवाद। पोर्ट्स की बात भी थी, ये भी सवाल पूछा, कि भैया एक बात बताइए, राहुल जी बताइए हमें कि अदानी जी का जो नेटवर्थ है वो 3 साल के अंदर, नहीं सॉरी, 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? कैसे हुआ? मोदी है तो ये 2014 में अगर आप दुनिया की, मुस्कुरा रहे हैं आप, बीजेपी में है ना आप, तो ये लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की। इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में, 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। तो मुझसे पूछा यार, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भैया राहुल जी बताइए, हिमाचल में सेब की बात होती है, अदानी जी। कश्मीर में सेब की बात होती है, अदानी जी। पोर्ट्स की बात होती है, अदानी जी। एयरपोर्ट्स की बात होती है, अदानी जी। इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई? अदानी जी। तो लोगों ने यह भी पूछा कि राहुल जी, ये जो अदानी जी जो हैं, इनकी सफलता कैसे हुई? ये इतने बिजनेसेस में कैसे घुस गए? इतनी सफलता कैसे प्राप्त हुई? और सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है? देश जानना चाहता है, तो देश जानना चाहता है। ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए। प्लीज पोस्टर, माननीय सदस्य, पब्लिक में सर, माननीय सदस्य पोस्टर नहीं, प्लीज पोस्टर नहीं है सर। देखिए आप बैठिए, 1 मिनट बैठिए। आप पोस्टरबाजी करेंगे तो इधर कहेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री का पोस्टर चिपकाएंगे। पोस्टरबाजी के लिए सदन नहीं है। आप बात करें, पोस्टरबाजी नहीं। स्पीकर सर, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, स्पीकर सर, तो पोस्टरबाजी उचित नहीं है। स्पीकर सर, पोस्टरबाजी उचित नहीं है, प्लीज। राजस्थान के मुख्यमंत्री, ये सच्चाई है। मीडिया, चलिए पोस्टर नहीं, प्लीज। वो लिख दे दो मुझे। हाँ, आ गया। जस्ट राइट इट नीटली। तो नहीं स्पीकर सर, वो फोटो है सर, वो पोस्टर नहीं है। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, प्राइम मिनिस्टर की फोटो है सर, उसमें बहुत उनका अच्छा चेहरा दिख रहा है। उनके वहां पे, उनके पीछे अदानी का लोगो है, अदानी जी के हवाई जहाज में घुस रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज के प्रेसिडेंट्स एड्रेस में मैं थोड़ा जो नरेंद्र मोदी जी का और अदानी जी का रिश्ता है उसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं। प्लीज बताइए। तो वो आप बता देना। So the relationship begins many years ago when Narendra Modi ji was the Chief Minister of Gujarat. And when most of India's business was asking questions of the Prime Minister, was against the Prime Minister, one man stood shoulder to shoulder with the Prime Minister. He didn't back down. That's commendable.
It's not a joke. He was loyal to the Prime Minister. And what did he do? He helped Mr. Modi construct the idea of resurgent Gujarat. Right? The idea that you bring these businessmen together, and you call it resurgent Gujarat, vibrant Gujarat, they're both. And he was the backbone in setting up that group of people. Okay? And the result of that was tremendous growth of his businesses in Gujarat. Expansion of his businesses. I think then the real magic starts. जब प्रधानमंत्री जी दिल्ली आते हैं और 2014 में असली जादू शुरू होता है। मैंने कहा कि 2014 में वो 609 नंबर पे थे, कुछ ही सालों में वो दूसरे नंबर पे पहुंच गए। कैसे पहुंचे? मैं आपको, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, मैं आपको 2-3 इंडस्ट्रीज का उदाहरण दे देता हूं। एयरपोर्ट इंडस्ट्री की बात, एयरपोर्ट्स की बात करते हैं। कुछ साल पहले सरकार ने हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स को डेवलप करने के लिए दिया। नियम था, there was a rule that anybody who does not have prior experience in airports cannot be involved in development of these airports. नहीं, गलत नहीं बोल रहा हूं। आप बैठ जाइए। अडानी के डिफेंस में आ गए सर। देखिए, अरे माननीय सदस्य प्लीज मेरी बात सुनो। तो 1 मिनट मेरी बात सुनो। ये एक मिनट बात सुनेंगे। ये संसद है, अपन किस दिशा पर चर्चा कर रहे हैं ये देश देख रहा है। हमें राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा करें तो उचित रहे, बाकी आपकी इच्छा है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति है। मेरा मानना ये तो अपन एक विषय पर ओके, तो आपको तो रूल था, नियम था। हाँ, पॉइंट ऑफ ऑर्डर किस पे है ये? सर कैसे एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन तो उनके समय हुआ, ऐसी कोई पार्टी थी जिसका अनुभव था? ये कौन सी बात कर रहे हैं? बोलिए। ओके प्लीज प्लीज, ओके बोलने दे आपको नेता को, तो बोलने दे आपको नेता को। रूल था, प्लीज बोलने दे। रूल था कि अगर कोई एयरपोर्ट बिजनेस में नहीं था तो वो इन एयरपोर्ट्स को ले नहीं सकता था। इस रूल को हिंदुस्तान की सरकार ने बदला। किसी ने भी बनाया हो रूल था, किसी ने भी बनाया हो रूल था। रूल बनाया किसने बात नहीं है, रूल बदला किसने बात है। रूल बदला गया, रूल बदला गया। करेगा क्या सर? रूल को बदला गया। सर बोलने दीजिए। करना चाहिए, ऑथेंटिकेट करना चाहिए। चलिए आप
रूल बदला गया सर, स्पीकर सर। बैठे बैठे। तो ये रूल बदला गया। उस समय मीडिया में इसके बारे में चर्चा हुई थी। रूल बदला गया और अदानी जी को 6 एयरपोर्ट्स दिए गए। उसके बाद after that India's most strategic profitable airport, Mumbai airport, was taken away by GVK, hijacked by using the agencies. The agencies को CBI, ED का प्रयोग कर GVK पर दबाव डालकर हिंदुस्तान की सरकार ने उस एयरपोर्ट को अदानी जी के हाथों में कर दिया। रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया कि एयरपोर्ट्स में आज अदानी जी 24% हिंदुस्तान की एयर ट्रैफिक को अपने एयरपोर्ट से निकालते हैं और 31% एयर फ्रेट उनके एयरपोर्ट्स में से निकलता है। अब ये काम हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने फैसिलिटेट किया। तो बताइए, बोलिए विधि मंत्री। और ये जो सर ये हाउस में सर ये बोल रहे हैं, तुम तो ज्ञान बांट रहे हो, बैठ जाओ। सर ये यहाँ बहुत गंभीर मिनिस्टर हैं ये देश ये राष्ट्रपति का उद्बोधन को लेकर एक गंभीर चर्चा हो रही है। जो भी मेंबर कुछ भी बात करे विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथेंटिकेट करें। और ये वाइल्ड एलिगेशन अपना एक सोच के आया है, बिना तर्क के ऐसे वाइल्ड एलिगेशन लगा रहे, ये कोई मतलब नहीं है सर, ये ऐसे नहीं बोल सकते। और वो सर तर्क रखना पड़ेगा। अगर एलिगेशन लगा रहे हैं तो आपको पूरा डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ आपको रखना पड़ेगा। दे देंगे आप ऐसे बातें नहीं दे कर सकते। देंगे और ये गंभीरता को समझिए, ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे देंगे। अब आपने जो पिछले स्पीकर थे उन्होंने फॉरेन पॉलिसी की बात की, हम भी फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं। चलिए डिफेंस से शुरू करते हैं। बहुत ऑप्शंस है, आप बताइए कहां से शुरू करें। बिजली, डिफेंस, बहुत ऑप्शंस है। डिफेंस, लेट अस स्टार्ट विद डिफेंस। अब डिफेंस में अदानी जी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जीरो एक्सपीरियंस। कल मैंने प्रधानमंत्री को HAL में देखा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गलत आरोप लगाया, मगर रियलिटी तो यह है कि HAL का जो कॉन्ट्रैक्ट था 126 हवाई जहाजों का, वो अनिल अंबानी को चला गया और अनिल अंबानी बैंकरप्ट हो गया। वहां भी फैसिलिटेशन था। अब देखिए, और ये जो फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेस स्कूल हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे स्कूल हैं, इसकी केस स्टडी बनानी चाहिए, शायद बने। हाउ टू यूज गवर्नमेंट पावर टू बिल्ड इंडिविजुअल बिजनेसेस, केस स्टडी। तो अब देखिए, अदानी जी की डिफेंस में इंटरेस्ट देखिए। एल्बिट कंपनी के साथ हिंदुस्तान में अदानी जी ड्रोन्स बनाते हैं। ड्रोन्स को हिंदुस्तान की एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के लिए रीफिट करते हैं। अदानी जी ने यह काम कभी नहीं किया है पहले।
HAL ये काम करती है। हिंदुस्तान में और भी कंपनीज हैं जो ये काम करती हैं, मगर प्रधानमंत्री जी इजरायल जाते हैं और उसके एकदम बाद अदानी जी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, मगर एक नहीं मिलता। ये मत सोचिए कि ये सिर्फ एक कंपनी की बात हो रही है, ये इंडस्ट्रीज की बात होती है यहां पे। जैसे मैंने आपको दिखाया, एयरपोर्ट का पूरा सिस्टम उठा के ले गए, 30% मार्केट शेयर एयरपोर्ट में ले गए, वैसे ही डिफेंस में करा। तो 4 डिफेंस की इनके पास कंपनीज हैं, ये काम इन्होंने कभी नहीं किया। स्मॉल आर्म्स, जिसमें टवॉर है जो हमारी स्पेशल फोर्सेस यूज करती है, आर्मी यूज करती है, जिसमें गलील स्नाइपर राइफल है, ये सब अदानी जी बनाते हैं। सीधा स्ट्रेट इजरायल में प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ वहां पे मतलब बीच में पैदल चलते हैं और फिर जादू से पीछे से इंडिया का फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव MRO मिल जाता है मेंटेनेंस के लिए, जहाजों के मेंटेनेंस के लिए। स्मॉल आर्म्स का बिजनेस मिल जाता है, इजरायली जो ड्रोन्स हैं उसका बिजनेस मिल जाता है। मतलब जो हिंदुस्तान और इजरायल का डिफेंस का रिश्ता है वो पूरा का पूरा अदानी जी के हाथ में चला जाता है, खत्म कहानी। हाँ, उसमें पेगासस भी है, तो पता नहीं वहां से क्या मतलब पेगासस कैसे आया, क्या हुआ, किसने दिया। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, एक कंपनी है अल्फा डिफेंस, जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करती है, एवियोनिक्स का काम करती है, और बहुत स्ट्रेटेजिक कंपनी है। वो भी अदानी जी के हवाले कर दी गई, अदानी जी ने एक्वायर कर लिया। तो आपने देखा कि एयरपोर्ट्स का बिजनेस 30% मार्केट शेयर, हिंदुस्तान और इजरायल का जो वेपन्स का बिजनेस है 90% उठा के ले गए। एक विजिट फॉरेन पॉलिसी, ये है फॉरेन पॉलिसी। चलिए, अब मैंने आपको इजरायल की बात बताई, ऑस्ट्रेलिया चलते हैं। कोयला, ऑस्ट्रेलिया चलिए। ऑस्ट्रेलिया में अदानी जी जाके, नहीं क्यों, आप तो डिबेट करना चाहते थे, आप भी तो डिबेट करना चाहते थे। आपने बोला था कोई भी विषय पे डिबेट हो तो हो गया अब डिबेट। अब क्यों डर रहे हो डिबेट से? अब क्यों डर रहे हो डिबेट से? क्यों डर रहे हो? जब हमने जेपीसी की मांग की, आपने बोला सदन में उठाओ, अब क्यों डर रहे हो? अब क्यों डर रहे हो? अब क्यों डर रहे हो? आप चर्चा से क्यों डर रहे हो? चर्चा से डर रहे हो आप? अब सुनना पड़ेगा, अब सुनना पड़ेगा, अब सुनना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। क्या नंबर बताएं? 369। सर ये क्या 369 सर, ये कहता है सर, एक पेपर और डॉक्यूमेंट टू बी लेड ऑन द टेबल शैल बी डॉली ऑथेंटिकेटेड बाय द मेंबर प्रेजेंटिंग। देखिए पूरा सरकार इन्होंने सर, मैं इनको चैलेंज करता हूं कि जीएमआर और जीबीके उसको कब एयरपोर्ट का जो है संचालन का अधिकार था और कौन सा रूल है वो कोट करे सर। किस रोल के आधार पर ये इनको मैं चैलेंज करता हूं, पूरी कांग्रेस पार्टी को चैलेंज करता हूं कि जीएमआर और जीबीके को कौन सा एयरपोर्ट चलाने का लाइसेंस जब दिया तो उनको उसका नॉलेज था। मैं चैलेंज करता हूं पूरी कांग्रेस पार्टी को। जब इन्होंने बिरला को बनाने का दिया, डालमिया को बनाने का दिया, टाटा को बनाने
बनाने का दिया लाइसेंस, उस वक्त उनको कौन सा मोटर चलाने का अधिकार था सर? ये गलत बयानी कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आप एलिगेशन प्रधानमंत्री के ऊपर लगा रहे हैं, आप पेपर दीजिए और कौन सा रूल भारत सरकार ने चेंज किया एयरपोर्ट में अडानी के लिए, वो ऑथेंटिकेट कीजिए, नहीं तो इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं। करना पड़ेगा, ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। राहुल गांधी जी, आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते हवा में, आप हवा में बोल रहे हो और प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगा रहे हो। आपको ऑथेंटिकेट करना ही पड़ेगा। आप ऐसे ही बोल रहे हो कि जीएमआर का जीवीके का समय रूल था, कहा था रूल? कोई रूल नहीं था। आपको यू हैव टू ऑथेंटिकेट, और ऑथेंटिकेट करके ही रखना पड़ेगा आपको। पहले रखिए और उसके बाद आगे बात करने देंगे, नहीं तो माफी मांगिए देश से। आप प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगा रहे हैं, सर बोलने दीजिए। अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं, बिना किसी डॉक्यूमेंट के आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री जी पे। रूल 353 सर, रूल 353 किया है सर, नो एलिगेशन ऑफ डिफेमेटरी और इंक्रिमिनेटरी नेचर शैल बी मेड अनलेस यू हैव गिवन नोटिस। छोड़िए, वो तो प्रधानमंत्री के खिलाफ एलिगेशन लगा रहे हैं बिना नोटिस दिए, बिना कोई डॉक्यूमेंट दिए। सर ये रिकॉर्ड पर नहीं आना चाहिए सर, ये बिल्कुल रूल का उल्लंघन है। और क्या क्या बातें वो कह रहे हैं सर, मैं उसको रिपीट नहीं करना। रेकलेस एलिगेशन, बेसलेस एलिगेशन इन वायलेशन ऑफ रूल्स, सर ये स्वीकार नहीं होना चाहिए। ओके सर, लेट अस एक सब बैठिए, ऑस्ट्रेलिया पीएम जाते प्लीज हैं। बैठिए, आप प्लीज बैठिए, वरिष्ठ वकील साहब बैठिए। ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। एक मिनट राहुल जी, एक मिनट। नियम 369 भी मैंने देखा है, 353 भी देखा है। मेरा आग्रह है, सदन भारत की संसद है, हम एक ही विषय पर सारी राष्ट्रपति की चर्चा लगाए, ये उचित है क्या? फिर आपको बोलना बोले नहीं स्पीकर, गलत तरीका है राहुल गांधी जी, आप बोल नहीं, गलत तरीका है। क्या देश को संदेश देना चाहते हैं आप? क्या संदेश देना चाहते हैं देश को? चलिए राहुल गांधी जी। ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री जाते हैं। आप बोलिए सर, स्पीकर सर, प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और जादू से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया $1 बिलियन लोन अदानी जी को ऑफर कर सर इसका भी डॉक्यूमेंट जरूरी है क्या, बताओ? मोदी जी, आपका सरकार की बात है। अधीर प्लीज। उसके बाद मैं उदाहरण दे रहा हूं, पूरी दुनिया में मोदी जी जाते हैं, घूमते हैं, तो मैं बता देता हूं क्या होता है वहां पे। बांग्लादेश में गए, हाँ काम पे ही जा रहे हैं, वही तो बोल रहा हूं, काम पे जा रहे हैं। बांग्लादेश जाते हैं, मोदी जी की पहली ट्रिप होती है बांग्लादेश में। वहां पे बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी बेचने का डिसीजन लिया जाता है। कुछ ही दिन बाद बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट अदानी जी के साथ साइन कर देता है। 1500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्ट्रैक्ट अदानी जी। चलिए वहां से श्रीलंका चलते हैं। जून 2022 में Chairman of Sri Lanka's Ceylon Electricity Board, MMC Fernando, informed a parliamentary committee in Sri Lanka in open hearing that he was told by President Rajapaksa that PM Modi pressured him to give the wind power project directly to Mr. Adani. मतलब श्रीलंका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन कहते हैं कि उन्होंने राजपाक्सा जी ने कहा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उनको कहा है
कि ये विंड पावर का प्रोजेक्ट है, ये अदानी जी को देना है। तो ये रही आपकी फॉरेन पॉलिसी। ये हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ये अदानी जी की फॉरेन पॉलिसी है, उनके बिजनेसेस बनाने की फॉरेन पॉलिसी है। अब यात्रा में मुझसे 2-3 और सवाल पूछे गए। यात्रा में लोगों ने मुझसे पूछा, राहुल जी ये जो LIC कंपनी है, इसका पैसा अदानी जी की मदद करने के लिए क्यों डाला जा रहा है? उन्होंने यह भी पूछा कि अदानी जी के जो शेयर्स हैं बड़े वोलेटाइल हैं, उसमें LIC का पैसा क्यों डाला जा रहा है? तो मेरा कहना है कि एक सेकंड, मेरा कहना है कि अदानी जी की मदद प्रधानमंत्री जी और हिंदुस्तान की सरकार कैसे करती है। हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर बैंक्स अदानी जी को मिलता है। 27,000 करोड़ रुपए SBI, PNB 7,000 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा 5,500 करोड़, ये मैं लिस्ट चलती जाएगी। LIC का एक्सपोजर 36,000 करोड़ रुपए, 3 करोड़ SBI and other PSU bank holders. Money is going to Mr. Adani and to finance. Now, of course, there is another question. तो मदद कैसे हो रही है? हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर बैंक्स का पैसा, LIC का पैसा नरेंद्र मोदी जी, अदानी जी को दिया जा रहा है। अगर कोई सामने खड़ा हो जाता है, जैसे जीवी के लोग खड़े हुए, ED, CBI एजेंसीज आ जाती है, उनको परे कर देती हैं। तेलंगाना में भी एक पोर्ट का उदाहरण था, सॉरी। मगर मेन सवाल और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल दूसरा है। कुछ दिन पहले ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, उसमें लिखा था कि अदानी जी की हिंदुस्तान के बाहर शेल कंपनीज हैं। ये जो शेल कंपनीज हैं, सबसे पहला सवाल है, ये हैं किसकी? ये किसकी है मॉरिशस में जो शेल कंपनीज हैं? और ये जो हजारों करोड़ रुपया ये शेल कंपनीज हिंदुस्तान में भेज रही हैं, ये किसका पैसा है? और क्या ये काम अदानी जी फ्री में कर रहे हैं? अब मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि अदानी जी स्ट्रेटेजिक बिजनेसेस में काम करते हैं। अदानी जी हिंदुस्तान के पोर्ट्स को डोमिनेट करते हैं, अदानी जी हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स को डोमिनेट करते हैं, और जैसे मैंने कहा, अदानी जी हिंदुस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री में बहुत जरूरी रोल प्ले करते हैं। तो मेरा पहला एक छोटा सा सवाल है कि जो शेल कंपनीज हैं, इनके बारे में हिंदुस्तान की सरकार ने कोई सवाल नहीं उठाए? ये कौन लोग हैं, ये किनकी कंपनीज हैं? ये स्ट्रेटेजिक मामला है, पोर्ट्स का मामला है, एयरपोर्ट्स का मामला है, डिफेंस का मामला है, और जो कंपनी इन स्ट्रेटेजिक एरियाज में काम कर रही है, उनके बारे में आपको मालूम ही नहीं। ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, आपको मालूम ही नहीं कि ये शेल कंपनीज किसकी हैं, कितना पैसा आ रहा है, किसका पैसा आ रहा है। तो एक बहुत बड़ा सवाल है, ये पैसा किसका है, ये शेल कंपनीज किसकी हैं, और ये हिंदुस्तान की सरकार की जिम्मेदारी है ये पता लगाना ये किसकी शेल कंपनीज हैं और ये किसका पैसा अंदर आ रहा है। JPC, we want JPC.
We want JPC. अच्छा अब चलिए छोटा सा बजट के बारे में बता देता हूं। 2022 में अदानी जी अनाउंस करते हैं कि वो $50 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे टू बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम। और इस बजट में बीजेपी की सरकार निर्मला सीतारमण जी कहती हैं हम ग्रीन हाइड्रोजन के लिए बहुत ह्यूज इंसेंटिव्स देंगे। 19,700 करोड़ रुपए हम ग्रीन हाइड्रोजन के लिए देंगे, मतलब अदानी जी को देंगे। जुगलबंदी बजट में अदानी जी के लिए 50 नए एयरपोर्ट, कोस्टल शिपिंग, हॉर्टिकल्चर, ग्रेन स्टोरेज, ये सब काम आप कर रहे हैं। तो मेरे सिर्फ कल प्रधानमंत्री जी कल भाषण देंगे, मेरे उनसे 2-3 छोटे से सवाल हैं। मेरा प्रधानमंत्री जी से 2-3 सवाल हैं। पहले अदानी जी के हवाई जहाज में मोदी जी जाते थे, अब मोदी जी के हवाई जहाज में अदानी जी जाते हैं। पहले लोकल मामला था, फिर नेशनल मामला हो गया, उसके बाद इंटरनेशनल मामला हो गया। अदानी जी के लिए बोरिस जॉनसन का बेटा काम करता है, आपको पता नहीं मालूम है या नहीं मालूम? भाई सॉरी, नहीं बेटा भी, भाई काम करता है। तो ये मामला पहले गुजरात का मामला था, फिर ये हिंदुस्तान का मामला हुआ, अब ये इंटरनेशनल मामला हो गया है। तो मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी से, और सिंपल सवाल है, प्रधानमंत्री जी आपकी फॉरेन ट्रिप्स पे अदानी जी और आप कितनी बार एक साथ गए? Adani ji, how many times did you travel together with Adani ji? How many times did Adani ji join you later on a visit? How many times did Adani ji travel to a country immediately after you did? And in how many of these countries after you visited did Adani ji get a contract? Also an important question, जरूरी सवाल, अदानी जी ने बीजेपी को पिछले 20 साल में कितने पैसे दिए हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कितना पैसा दिया है? And questions are posed to Prime Minister, please. Sir, खत्म करने दीजिए सर. Concluding. Sir, concluding. और बहुत सुंदर तरीके से वो और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, राहुल जी अभी आप सीनियर एमपी हो गए हैं, आप एक सीनियर एमपी हो चुके हैं। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इस सदन का सदस्य होने के नाते जो भी बातें आप करेंगे गंभीरता से आप बात करेंगे। बाहर आप जो भी भाषण देते हैं हम लोग उसको रोक नहीं सकते हैं। इस सदन के अंदर में जो भी बात कही जाती है पूरा गंभीरता के साथ, प्रमाण के साथ कहे जाना चाहिए, ये परंपरा है। और राहुल जी ने कहा कि प्रधानमंत्री विदेश घूमने जाते हैं। तो मैंने आज वो जो युवाओं ने मुझसे सवाल पूछा था कि अदानी जी की इतनी बिजनेस एक्यूमेन कहां से आई, इतने अलग अलग सेक्टर्स में अदानी जी ने कैसे सक्सेस प्राप्त की, अदानी जी के बारे में पूरी दुनिया को स्टडी करनी चाहिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को स्टडी करनी चाहिए कि पॉलिटिक्स के बीच में और बिजनेस के बीच में कैसा रिश्ता होता है। इंडिया इज अ केस स्टडी and Prime Minister Narendra Modi should be given a gold medal in this. Now,
बहुत अच्छी तरह बीजेपी के जो पिछले स्पीकर थे उन्होंने मेरे भाषण को इंकैप्सुलेट किया मेरे लिए। बहुत अच्छी तरह आपने जो मैं सोच रहा था आपने उससे और भी अच्छी तरीके से बोल दिया। कमिंग टुगेदर इज अ बिगिनिंग, कीपिंग टुगेदर इज प्रोग्रेस, वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस। अडानी जी एंड नरेंद्र मोदी जी, थैंक यू। भारत जुड़ा हुआ है, चिंता मत करो। श्रीमती कनिमोजी, माननीय सदस्य मैं आग्रह कर सकता हूं, सदन आपका है। कोई अपनी यात्रा पर चर्चा करता है, कोई करता है, अच्छी हो राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा करो आप, तो ठीक लगेगा। ये एक बात पे चर्चा नहीं हुई है, ये अलग अलग इंडस्ट्रीज पे, अलग अलग बिजनेसेस पे और इंटरनेशनल अफेयर्स पे डिस्कशन हुआ है। नहीं, एक मिनट प्लीज बैठिए। नहीं, प्लीज बैठिए। पर अपन को सदन के बाहर ये भी टिप्पणी नहीं करना चाहिए कि अध्यक्ष महोदय माइक बंद कर देते हैं या हमें नहीं दिखाते, ये भी टिप्पणी करना उचित नहीं है। क्योंकि सर अध्यक्ष जी बट रियलिटी है, आप माइक बंद कर देते हैं। आप एक मिनट प्लीज बैठे, प्लीज आप बैठिए, मैं बैठा हूं ना, प्लीज बैठिए। नहीं, मेरा है कहना, आप पूरे समय बोले, आज नहीं आपका, आप बोल लें फिर। आप पूरे, ठीक है, थैंक यू। कनिमोजी जी, Thank you, sir. Thank you for giving me the opportunity to speak on the motion of thanks to the President's address. We are all proud to be here. We're all proud to be part of our parliament, to be representatives of our people. And in the President's speech, she says that by 2047, we have to build a nation which not only embraces its glorious past, but also encompasses every golden aspect of modernity. Sir, I'd like to bring to your notice that every country, when it talks about its past, it has different pasts, different narrations of its past. The history is very different from whose point of view we look at it. So, when we talk about a glorious past, whose past are we talking about? We talk about the greatness of this nation. We talk about the valor. We talk about the art, literature, the temples, architecture, and the philosophy. But we cannot forget the people who found no space or place in history. We cannot forget the untouchables, the unseeables, and the women who were pushed into fire in the name of honor. Today we celebrate that, and I stand in this floor of this house hanging my head in shame because we had to listen to something like that. Sir, we have to understand that there is enough in this country to feel proud about, and we also have enough to be ashamed about. We have to embrace that. We have to understand that. We have to own up to that. Only then can we make amends to it. Only then can we make sure there is justice done to these people. But this government, this union government under the BJP,
tries to create a unitary culture promoting oneness. One nation, one ration, one nation, one tax, one nation, one market, one language, one exam, one election, one nation, one religion, one nation, one party. This is where what you're trying to lead to. But you have to understand that that will never happen. Never. This country has seen enough. This country has withstood enough, and our people, the people of this nation, will fight. You continue to undermine the power of the states. You continue to delegitimize the work we have done. Shame. You continue to insult us. You do not understand what a welfare state is and what freebies are. You continue to call us names, but we have set examples. We have proved that we can create models of social justice. We can create models of inclusive development, which you have miserably failed to do so. Sir, unfortunately, in 1967, when one of our leaders, Perasriyar Anbalagan, was in the Rajya Sabha, he said, in November when he spoke, he said that governors are being used as tools against states in Rajya Sabha. Perasriyar. He said that governors are being used as tools against elected governments by the union government. Shame. He said that, sir. He said it. I'm just quoting him. The same is I'm just quoting him. I'm just quoting him. I'm just quoting him. I'm just quoting him. Sir, the Tamil Nadu. So the Tamil Nadu governor has delayed assent to around 20 bills passed by the state legislature, including crucial bills like prohibition of online gambling and regulation of online games. And it's just not Tamil Nadu which stands alone in this fight. We've seen what happened in West Bengal, what happened in Maharashtra, in Kerala. The governor threatens to withdraw ministers, and in Nagaland, in Telangana. Yeah, every government which is a non-BJP government, I think we have to fight battles with the governor. But Dr. Ambedkar has rightly stated in the Constituent Assembly that the governor does not have any individual discretion and has to act according to the aid and advice of the Council of Ministers. I think this government, when it sends governors to states which are non-BJP states, should ask them to read the speeches of Dr. Ambedkar, or at least kindly advise them what this country stands for and what federalism is. Because you are the ones who keep talking about cooperative federalism. So you should teach them to cooperate and understand the importance of federalism. But you do not listen. You could not listen to this, Mr. Rahul Gandhi when he spoke here. You were interrupting because you're not used to listening. It is something which you don't know how to do. Listen to sense. Listen to sense. But, and I think this year you forgot in Tiruvallur because there are no elections in Tamil Nadu. Yeah. But I'd like to remind you, Idipare illada Yemara Mannan Kedupar ilanum Kedum. Yes, I am translating because, of course, you did not make the attempt to learn any South Indian language. You only want to impose Hindi on us. None of you understand any Southern language. A king without an honest, critical council needs no enemies to come to ruins. So, if you do not listen to what the opposition says, to what the people say, to what the press says, to what people have to say to you, then you do not need enemies to bring you to ruins. This is what the government
has been curtailing the freedom of speech vehemently, both inside and outside of the parliament. And it tries to create an aura of fear in many ways. We know, with all the tools in your hands. And Shame on your tools. Your tools, yeah. All your tools. this government tools. has actively diminished. This government, this He's not yielding. He's not yielding. this go- This government has actively diminished the space available for dissent, debate, and discussion. Making the people voiceless does not ensure continued power, but it will create simmering discontent and resentment. You don't know when it will become into flames. You cannot rule by fear and fear alone. The president said that in her speech said that the country no longer suffers from policy paralysis. But I think it has moved to a dictatorial policy making. Sometimes I am reminded of Alice in Wonderland. I don't know whether I'm in the parliament or in the court of the Queen of Hearts. She just needed no reason to pass a sentence. She needed no reason. She could not listen to any reason. So sometimes you feel that is where you are, in the court of the Queen of Hearts from Alice in Wonderland. Because the government does not understand that the parliament here is to legislate, but it believes in bulldozing all the businesses. There are no pre-consultation policies. Parliamentary committee recommendations are unheeded. And every time we have to repeat what we recommend, and still the government does not listen to us because they are not used to it. And most of the bills are not circulated to the members earlier, so there's no opportunity for the members to be able to research, read it, understand it, because you only believe in bulldozing the bills. And the number of days the parliament functions, it's shrinking and shrinking and shrinking, and I don't know. We might just have symbolic days when the parliament will function and then we'll all be sent home. The Prime Minister doesn't even come to the Parliament. Yes. Only 3 times a year. The Honorable President also said that the World Bank report acknowledged that India was able to prevent crores of people from falling below poverty line during the COVID pandemic. But the same World Bank report also mentions that it was the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act which played a role in mitigating the impact of poverty. It is a clear indication of the success of the scheme brought by the UPA government. But during this year's budget, the allocation to Manrega scheme is lowest in the last 4 years. The previous year, it was 73,000 crores. This year, it is 60,000 crores. But you are very proud of, poverty alleviation. And this is one of the most important schemes. And you've reduced 13,000 crores from it. There is demand. There is still demand. There is still demand. If you please can come and see. Then Don't answer it. Don't answer it. Don't answer it. Don't answer it. From being 63rd position in global hunger index, our country has slipped to the 107th rank. Shame. And nearly 4 crore Indians, youth, are looking for jobs. Shame. They're unemployed. Is this the growth you're talking about? And in the midst of all this,
I don't think I have to go into detail because it was spoken. But in the midst of all this, the government is turning a blind eye, and we saw the virulent, strong support which the Treasury benches had when issues like corporate misgovernance and Adani was brought up here. How strongly you responded to it, reacted to it, and supported it, and you were shielding it. Shielding it. Shame, shame. Sir, the sad thing is, there is a misgovernance and there's a manipulation of valuation. But your reply is only one, which says that it is against the nation. It's unpatriotic. It is against India. The same Hindenburg report, the same Hindenburg has given reports about 15 institutions, some in the US, some in China. None of these countries said it is against the country. It was against the institution. But when we are talking about Adani, it becomes against the country. Anti-Indian. So I am really confused. I really want, you started calling India Bharat. Now I want to know what is the next progress. What is India? What is Adani? If talking against Adani is talking against India, I really want a clarification. You become anti-Indian. And what happens to the common people, people who believe in hard work, who think that they can save their money because it is a government bank and they will trust LIC? What happens to their future? They trust LIC because they think their children's futures are protected. What is the answers you have for them? Is this the way you respond to these hard-working common people of this country? And this government is very happy to close down every public sector undertaking. If it is profit-making, Sell it to Tatas. if it is or not, they do not come forward to help them, support them, and make sure that they run. They want to close it, they want to sell it off. But then when it comes to a private corporate, why is the government going out of its way to support it, to help? And why are you protecting it? We want to understand what is the proximity. Without these answers, people are going to continue asking these questions. And people are going to be anguished about the future of their children. So, Madam, you talk about women's empowerment. I'm sure we all here as women have this question to ask. What happened to the Women's Reservation Bill? Yes. They're anti-women. They're against the women's development. Because you believe that the only way to make sure that a woman is honorable is to push her into the fire or behead her. Shame. They believe in Sanatana. Sir, we've seen 27 parliament sessions after this government, which in its election manifesto said that there will be 33% reservation in the assemblies and in the parliament, has come to government. But nothing has been done about the Women's Reservation Bill. You do not care about the people. You do not care about the oppressed, the suppressed. Our Chief Minister of Tamil Nadu, M.K. Stalin, in many occasions has written and demanded for conducting socio-economic caste census at a national level to find out about the true demography of the country, which will truly help the people. She's the only speaker. But I don't understand what is stopping you
from doing that. So you talk about tribal welfare. What is happening in Greater Nicobar Island? You're displacing the indigenous tribes over there for infrastructure projects. And I don't know who it goes. Definitely Adani. And the governor over there is trying to change their lifestyle, denying them their right to eat what they want to choose to eat, to live, and to sell what they want to, and to trade what they want to. So is this the tribal rights? Is this the tribal welfare you are talking about? Sir, the Prime Minister keeps talking about the greatness of Tamil language. But when the fund allocation comes, the Central Sanskrit University gets 198.83 crores, whereas the Central Institute of Tamil Classical Studies got only 11.86 crores. Shame. This 11.86 crores does not even cover the administrative costs. Shame. How can research, how can symposiums be conducted? last, only speaker, ma'am, Just only give me speaker. A few minutes more. And women have been insulted a lot in this house today, so I think we deserve some more time. Respect women. Sanskrit has been mandated. In the Kendra Vidyalaya schools, but not the regional languages. Shame. So you talk about the Indian culture seeing a renaissance in your government. Which Indian culture? Why are you again leaving us out? We know how the Kiradi report, which says that the Sangam era dates back to the 6th century BCE, has not even been published 2 minutes. by this government. She's concluding. And the finance minister time promised us Concluding, ma'am. an on-site museum Concluding. in Adichanallu. Concluding. It's 3 years, and we have not got it. You talk about medical colleges, 260 medical colleges, but the Madurai AIIMS, which was the foundation stone was laid by the Prime Minister 4 years ago. Nothing, no work has happened. Shame. Naipa, we are waiting for 13 years after giving 116 acres of land free of cost Shame. to the union government, and we are still waiting. Work has not started, money has not been allocated. Same story when it comes to the CPET. She's just winding up. I'm just finishing Winding up. up. I'm She's just concluding. finishing. Last 30 seconds. The NEET. 30 seconds. The NEET. The NEET today. It is not. It's become a national elimination and eradication test. You want to leave us out. You want to leave people, children who deserve to go to medical colleges. You want to cut them out. You told you're bringing NEET to regulate the fees. But Capitation today, the colleges are very important. giving seats to only children who can afford the exorbitant fees in these colleges. So where is the justice and fairness to students who come from poor families but yet have the aptitude and the talent to become doctors? The scholarships were scrapped. The minority scholarship was scrapped. What para? Last para. Last para. Railway projects. Last. Railway projects. Southern Railways again. Mahila. We are getting not even 1/10 of what the Northern Railways get. Our fishermen issues in Tamil Nadu are unresolved. You have to use diplomatic channels to resolve it, which unfortunately you're not doing. Sir, madam, Last point. You say that we can walk, we have to walk together. How can we walk together if you don't recognize us, if you insult us, Shame. we do not accept us?
We cannot walk together, and this nation will not walk with you. Thank you. Madam, we are having all respect to the Honorable President of India. It is the long practice of this Parliament is not to oppose the address itself, but we are having our reservations so far the address itself, contents of the address. Madam, the address seems to be nothing but political manifesto of the Bharatiya Janata Party itself. Madam, since 2014, so many nice words have been written in the President address, but not a single one has been turned into the reality. Madam, India after independence, all throughout tried to become more vibrant and united. During last 8 years, adopting the principles of the religious theory, this central government has sought to divide the people of India in the name of religion. Madam, there are so many incidents, 1,500 incidents have been reported on the ground of the religiously motivated killings, assaults, etc. Madam, liberty of thought, expression, belief, faith and worship embedded in the preamble of the Constitution is under great threat during this Honorable Prime Minister reason. The voice of opposition is being suppressed either within the democratic institutions or outside of the democratic institutions. India has never seen the misutilization and abuse of police power by the central government itself. Madam, the political leaders and workers of all the oppositions have been kept under great threat by misutilizing CBI and ED. If that's so, the Hindenburg the report clearly speaks about money laundering by the Adani Group of Industries. The report specifically speaks that the Adani Group has previously been the focus of 4 major government fraud investigations which have alleged money laundering, theft of taxpayer funds and corruption, totaling an estimated of $17 billion US. Adani family members allegedly cooperated to create offshore shell entities in tax haven jurisdiction like Marutis, UAE and Caribbean islands, etc. Report also uncovered, disclosed in respect of the uncovered evidence of brazen accounting fraud, stock manipulation and money laundering at Adani Group of Industries taking place over the course of decades. Report itself says the regulator of the SEBI seems more inclined to protect the perpetrators than punish them is also stated in the report. Madam, my question is, when this report itself speaks about the money laundering itself, and when the different tiers in the governments are involved, when the SEBI is involved, when there is an indication, fingering is there about the SEBI, about the State Bank of India, about the LIC, and when the money laundering itself is it clears from the reports itself why the enforcement department is not initiating proceeding against the Adani Group of Industries and against the LIC. Only against the opposition political leaders you will initiate the proceeding. This is a fit case where the SEBI should ED should be initiated, and the chairmen of all this organization should be arrested immediately. Otherwise, the justice will not be prevailed. What is the difficulties now? The investment have been already been said. Now, investment, State Bank is too much. As of September 30, 2022, LIC investment in Adani Group companies was 8% of its equity assets. Under management with absolute market value of its investment on 27 January was rupees 56,142 crore, which is 140% higher of the profit after tax. State Bank of India already have said that State Bank of India has given loan of rupees 27,000 crore. Punjab National Bank, rupees 7,000 crore. Bank of Baroda, rupees 5,500 crore. Life Insurance Corporation, rupees 36,475 crore. These monies
are the monies of the crores and crores, middle class and poor depositors' money. This money have gone to Adani Group of Industries. Why, when this House, the opposition are asking, there should be an investigation or constitution of a committee, vigilance commission, inquiry commission constituted by the Supreme Court, consisting of the Supreme Court judges, consisting of the headed by the Honorable Chief Justice of India. Why you are afraid to do it? If you are not, if no one of yours is not involved, why you are afraid to do it? The question is why you are afraid? You have to do it now. Madam, these countries and all the citizens of these countries have the last faith to get the justice from the judiciary itself. That is our Indian judiciary. Now one of the central minister, law minister, is every day questioning about the judiciary in the name of the collegium, challenging the power of the collegium. Does it give a very good message to the country's people? He is saying that the judges are not being elected. He is saying judges are being appointed, judges have no accountability at all. My question is, if that's so, whether the election commissioners of the Election Commission of India are selected or elected, are they accountable to anyone? Whether the honorable governors are selected or elected, are they accountable to the peoples of this country or any democratic house? Whether the chairman of the Reserve Bank of India is appointed or selected, governor of the Reserve Bank of India, is he accountable? Chairman of the SEBI is accountable. Who is accountable? These questions are being posed by the honorable. What does he want? Does he want to saffronize the judiciary in the country itself? Does he want that? Every judge should be his own man. Does he want that? They should belong to the yes. Does he want that? Everyday attack is there. Don't worry. Don't worry. Supreme Court has given an answer. Within 2 days have to be done. इतना मत लड़ो जिधर आपका क्षमता नहीं है. लड़ो उसका अंदर में, घर में लड़ो. जुडिशियरी का साथ मत लड़ो, वो आपको देख लेंगे. मत लड़ो, हिम्मत नहीं है. After I am telling you, nobody has touched the Indian judiciary. Indian judiciary is so independent, except in the old regime. The regime when Indira Gandhi was there. Now you are the person, the honorable law minister. You are touching the Indian judiciary, independence of the Indian judiciary in the name of the attacking in the name of the collegium. You are that person. Sir, Swami Vivekananda said, held women in great esteem and said that India could not rise unless her women get proper education and the place of highest dignity. He wanted educated women to come forward for the freedom of women and held that women must solve women's problem independently. The question arises, whether the women in our country are truly being empowered when more than 186 million females in India cannot even write a simple sentence in any language. The gap between women's education and women's employment is increasing. According to data compiled by the World Bank, the number of working women in India dropped from 20% to 18%. Between 2010 and 2020, has dropped over 9% in 2022. Similarly, Indian Discrimination Report 2022 released by the Oxfam India states that women in India, despite possessing the same educational qualification and work experience as men, is discriminated against due to social and employees' prejudices. The employment to population percentage in India, according to the World Bank data, is 70 to 2.2% for males and 1/3 are females. Women are powerful in our country. We are having, but still, open women representations in the parliamentary democracy are required. I feel proud that because of our great leader Mamata Banerjee, 35% member of parliament
from the women category, women in the parliament itself, we feel great proud for our party. Madam, why the women reservation bill has not been brought? What are the difficulties? Even it is there is 33% reservation. The new parliament building is being constructed. Good. But why not women reservation bill? If you cannot do so even, then why you are not bringing a legislation, making a mandatory provision to all the political parties that 34% women should be given as a candidate for contesting the election? Where is that problem? Therefore, women empowerment should not be kept only in slogan. It should be turned into reality in all aspects of the democracy. Madam, in 2024 calendar year, the average unemployment rate was 5.44%, which stood at 8.11% in February 2000. The Honorable Prime Minister promised 2 crore jobs to the unemployed youth every year. Question is, how many jobs have been created to the unemployment youth everywhere during the last 8 years? We want that figure from the Honorable Prime Minister himself. Madam, federal structure is the basic foundation. This every time, all the time. There is no whisper in this address how to develop itself. Already Kani Modi ji have said about the governor's role to play. We have also seen earlier, now our governor is no doubt very good. Now we have also seen that. Now question is, day by day, in the concept of federalism is gone. Nothing. What is the job? Almost every week, the Honorable Prime Minister is calling the Chief Secretaries, Home Secretaries, all the district magistrates. For what reason? What reason? This state is not junior to central government. State is not under the central government. Why? For what reason? You are calling them? You want to control everything. Honorable Prime Minister needs control of everyone, needs control of Chief Secretary, needs control of Home Secretary, needs control of all judges, needs control of Election Commissioner, needs control of all governors. Every control, only one man. One man. One man. Now the question is, whether really the Honorable Prime Minister has been taken the pathway of the dictatorship in the country itself. That we want to see. Madam, maximum projects of the central government, including Prime Minister, Awas Yojana, Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, Water National Water Mission, Nirmal Bharat, everywhere. What has said? Central government share is 60%. State government share is 40%. Why it is only in the name of the Pradhan Mantri? Why it is not in the name of the Pradhan Mantri and the Mukha Mantri? Why not Prime Minister and the Chief Minister? Only one picture. One nation, one picture. One name. Very nice. Very nice. This is the way you will go. Now, Madam, the claim, you are also, the claim in the address, only Prime Minister in the full minister, all are half minister, half minister in the central government sitting there. Only Prime Minister is having a full Prime Minister. Yes, the claim in the district, that is clause, paragraph 39 of this speech, heavy claim. Claim is that in every district we are building medical college. In which district? In which state? Will you kindly tell us? By providing the central government money, central government financial assistance, tell us. The honor I am asking, I am putting the question to this floor. Will the Honorable Prime Minister really give us the figure in which district, in which state, central government, by spending money, has constructed medical college in every district? Kindly give us the figure. We want to see it. We need to give it. But our Honorable Chief Minister has done so in the state of West Bengal.
in every district. Yes, every district. Every district. Yeah, how can you? The crime is often considered a major. Crime is often considered a major impediment. Crime is major of impediment to economic growth and development. The crime rate of country, which is another statistics, is an equally potent indicator. In India, there is a violence against women, which have been seen increasing over the last 10 years. There are hate crimes against the minorities. There are certain socio-religious scenario. In 2014, always you compare with the 2014 in 2023. Let's come to 2014 figure. 2014 crime incidents, 28,51,563, 229.2 crime rate. Charge sheeting rate, 79.6. 2021, 36,63,360. Crime rate, 268. Charge sheeting rate, 72.3. Crime rate has been increased, charge sheeting rate has been decreased. That is the figure. That assault on women of 2019, amounted to 28,915. Assault on women, 88,259. Crime rate, atrocity against scheduled caste. Scheduled caste. You were speaking only about the scheduled caste, scheduled tribes. 2019, it was 45,961. And in case of scheduled caste, only scheduled caste itself, in 2021, it has gone 50,000 to 900. Number of crime against women reported in 2021 are 57,781, in compared to 12,118 in 2020, as increase of 30%. Number of rape reported in 2021 are 31,677, in compared to 28,046 in 2020, 12,606%. Madam, I will not take much time. Just I will conclude it because my another speaker will speak. Already, Madam, already we have several times, even I have said, my leader Sudip Bandyopadhyay has also said, nearly 2 lakh crores are due on different schemes from the central government. From one reason or another, this is being stopped. Because these BJP peoples of the member of parliament of the West Bengal, they are anti-Bengalis. They are anti-Bengal. They don't want Bengal should be improved. Bengal will rise. They don't want that. They are stopping it here. They are stopping it here. These peoples are doing it. These peoples are doing it. Say, madam, there is nothing. Madam, whole report is there is nothing. Infrastructure is zero. Infrastructure is zero. 100 days work is zero. The development is zero. Women empowerment is zero. Only publicity is zero. Publicity has become hero. Everywhere it is zero. It has become hero with the, and also along going with the Adani becoming hero. Thank you. Sri T. Rangappa ji. Rangaya ma'am. Thank you, ma'am. Thanks for this opportunity to speak on. Most of thanks on the President address in Telugu. That is my mother tongue. ఈరోజు అమ్మ భాషలో మాట్లాడడానికి అవకాశం రావడం నేను అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. మొట్టమొదటిసారిగా ఈ దేశానికి ఒక గిరిజన మహిళ రాష్ట్రపతిగా ఉన్నారు. మీరు కూడా అధ్యక్ష స్థానంలో ఉండి నాకు అవకాశం ఇచ్చారు. నేను అమ్మ భాషలో మాట్లాడుతున్నాను. దానికి నేను కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఇక్కడ మాట్లాడడానికి ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అనంతపురం ప్రజలకి, అలాగే మా పార్టీ నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి, ఈ సభలో మా పార్టీ నాయకుడు మిథున్ రెడ్డి గారికి కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. దాదాపు ఈ సమయాన్ని, అలాగే ఈ స్థలాన్ని, ఈ సందర్భాన్ని బట్టి కూడా ఇదొక గొప్ప అవకాశంగా నేను భావిస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఈ సభా స్థలం ఎప్పుడో మనకు బ్రిటిష్ కాలం నుంచి మనకి వారసత్వంగా వచ్చింది. రాబోయే రోజుల్లో మనం సరికొత్త భవనంలోకి కూడా మారబోతున్నాం. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో ఈ సందర్భం కూడా నాకు అవకాశంగా భావిస్తున్నాను. దాదాపు
ఒక 150 సంవత్సరాల కిందటి ఒక సమస్య నేను ప్రస్తావించబోతున్నాను. అది వాల్మీకి బోయలకు సంబంధించి ఎస్టీలోకి చేర్చే అంశము, అలాగే మా రాష్ట్రానికి సంబంధించి స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్. ఎప్పుడో ప్రథమ స్వాతంత్ర సంగ్రామం తర్వాత, ఫస్ట్ వార్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ 1857 తర్వాత భారతదేశం అంతా కూడా బ్రిటిషర్స్కి అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి అడవుల్లో ఉండే ఆదాయం కావాల్సి వచ్చింది. అందుకని 1865లో వాళ్ళొక ఫారెస్ట్ యాక్ట్ తీసుకొచ్చారు. ఫారెస్ట్ యాక్ట్ తీసుకొచ్చినప్పుడు అడవుల్లో ఉండే గిరిజన తెగలు వాళ్ళకి అందరికంటే కూడా ప్రమాదకారులుగా వాళ్ళు భావించారు. అందుకనే 1871లో ఒక క్రిమినల్ ట్రైబ్స్ యాక్ట్ని తీసుకొని వచ్చారు. క్రిమినల్ ట్రైబ్స్ యాక్ట్ని తీసుకొని వచ్చినప్పుడు జేమ్స్ స్టీఫెన్ అండ్ ఫిట్జ్ అనే అతను చాలా ఘోరమైన విధానాలు తీసుకొని వచ్చి భారతీయుల మీద, ముఖ్యంగా గిరిజన అటవీ పుత్రుల మీద వాటిని ప్రయోగించడం జరిగింది. 1936 ప్రాంతంలో జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ను సందర్శించినప్పుడు ఇంత తీవ్రమైన ఈ చట్టాన్ని మార్చాలని ఆయన భావించారు. ఎందుకంటే మొట్టమొదటిసారి ప్రథమ స్వాతంత్ర సంగ్రామం జరిగినప్పుడు 1857లో ఇది కేవలం ఉత్తర భారతీయ మాత్రమే ఉండింది. ఈ చట్టం మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీకి 1911లో తీసుకొచ్చినప్పుడు అక్కడ ఇంకా గిరిజన తెగలుగా ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారు. అందుకని భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఆ యాక్ట్ను మారుస్తామని వాళ్ళు తెలియజేశారు. కానీ 1852లో హ్యాబిచువల్ అఫెండర్స్ యాక్ట్ ఒకటి తయారు చేశారు. హ్యాబిచువల్ అఫెండర్స్ యాక్ట్లో మొట్టమొదటిసారిగా, అంతకుముందు క్రిమినల్ ట్రైబ్స్ యాక్ట్లోనూ కూడా బోయా వాల్మీకుల గురించి చెప్పబడి ఉంది. బోయా వాల్మీకులకు సంబంధించి చాలా సమస్యలు, దాదాపు 150 సంవత్సరాల నుంచి ఇబ్బందులు పడుతూనే ఉన్నాం. వాళ్ళ పరిస్థితులు బాగాలేవు. ఎలా బాగాలేవంటే వాళ్ళ ఆటవికలో అనాగరికంగా ఆటవిక జాతులకు సంబంధించిన వాళ్ళు అడవులు అంతరించిపోయిన తర్వాత ఇటు రావడం వల్ల గిరిజన తెగలుగా ఉన్న వాళ్ళని రకరకాల పద్ధతులుగా, వివిధ పద్ధతుల్లో వాళ్ళని ఇబ్బందులు పెడుతూ వచ్చారు. ఈ దేశంలో చాలా సమస్యలకి ఈ ప్రభుత్వం పరిష్కారం చూపించింది. రీసెంట్గా మందిరం సమస్య కూడా, రాముడికి ఒక గుడి కట్టించడం కూడా, మందిరం కూడా ఈ సమస్య ఈ ప్రభుత్వం నెరవేర్చింది. కానీ రాముడు దేవుడైనాడంటే దానికి కారణము వాల్మీకినే. వాల్మీకి రామాయణం రాయడం వల్లనే ఈ దేశానికి అంత గొప్ప దేవుడిగా రాముడు ఉండగలిగినాడనే విషయాన్ని మీరందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలని నేను కోరుతూ ఉన్నాను. ఎప్పుడో ఈ సమస్య ఇలా ఉన్నప్పుడు 1952లో మనకి బోయ వాల్మీకులను గిరిజన తెగలుగా హ్యాబిచువల్ అఫెండర్స్ యాక్ట్, తరచుగా నేరాలు చేసే జాతిగా వీటిని గుర్తించబడింది. ఈ తరచుగా ఒక కులంలో పుట్టిన వాళ్ళు పుట్టక ముందే నేరస్తులుగా మారే పరిస్థితి ఉంది. ఎప్పుడో నేను 150 సంవత్సరాల నుంచి చెప్తున్నానని మీరు అనుకోవద్దు. ఎందుకంటే ఇవాళ కూడా పరిస్థితి ఆ హ్యాబిచువల్ అఫెండర్ యాక్ట్లో కేవలము క్రిమినల్ ట్రైబ్ అనే పదం మార్చేసి తరచుగా నేరాలు చేసే ఒక గిరిజన తెగగానే బోయా వాల్మీకులను గుర్తించడం జరిగింది. సోషల్ స్టిగ్మా అలాగే ఉండింది. అలాగే ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అనేది ఇవాళకి కూడా జరుగుతుంది అనేది ఆ జాతి మీద మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం దాదాపు 17వ లోక్సభ జరుగుతూ ఉంది. మొదటి లోక్సభ నుంచి కూడా వాల్మీకి బోయలను ఎస్టీల్లో చేర్చాలనే విషయం పైన పార్లమెంట్లో ప్రతిసారి మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు. ఉభయ సభల్లోనూ కూడా పార్లమెంట్ డిబేట్స్ ను వెరిఫై చేసినప్పుడు ఈ తెగకు రకరకాల చారిత్రాత్మకంగా ఉన్న విషయాలు కనిపిస్తాయి. సామాజికంగా, ఆర్థికంగా, చారిత్రకంగా, అలాగే రాజకీయంగా, సాంస్కృతిక పరమైన కారణాలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయనే విషయాన్ని కూడా మీరందరూ గుర్తుంచుకోవాలని నేను కోరుతూ ఉన్నాను. గిరిజనులకు ఏమాత్రం నష్టం వాటిల్లకుండానే బోయా వాల్మీకుల్ని గిరిజనుల జాబితాలో చేర్చాలని నేను డిమాండ్ చేస్తున్నాను. అదనంగా రిజర్వేషన్ శాతాన్ని పెంచడం ద్వారా ఇప్పుడున్న గిరిజన తెగలకు ఎలాంటి నష్టం వాటిల్లకుండా ఉంటుందనే విషయాన్ని మీకు అందరికీ తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ముఖ్యంగా ఏమిటంటే, ఒక చిన్న జాతి గురించి నేను మాట్లాడుతున్నానంటే ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. ఈ దేశము చాలా అభివృద్ధి చెందింది. ప్రపంచంలో పెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా మారిపోతుంది. ఇలా మారడానికి ప్రపంచం అంతా భారతదేశం వైపు చూస్తూ ఉంటే, భారతదేశంలో ఉన్న వాళ్ళు ప్రధానమంత్రి మోడీ గారి వైపు, అలాగే హోంమంత్రి గారి వైపు మా సమస్యల పరిష్కారం కోసం మేము వారి వైపు చూస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఎప్పుడో 100-150 సంవత్సరాల నుంచి వచ్చిన సమస్యలను పరిష్కరిస్తారనే ఆశతో మేము అటువైపు చూస్తూ ఉన్నాం. ఈ చరిత్ర చూసినప్పుడు తర్వాత 1952లో హ్యాబిచువల్ అఫెండర్స్ యాక్ట్ నుంచి 1961లో
రిజిస్ట్రార్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా డిప్యూటీ డైరెక్టర్ జనరల్ రాయ్ బర్మన్ గారు ఈ జాతిని ప్రిమిటివ్ ట్రైబ్ గా చేర్చాల్సిందిగా గుర్తించారు. అలాగే అనంతరామన్ కమిటీ ఈ జాతిని వాల్మీకిలో బోయా జాతిని డిఎన్టీగా డినోటిఫైడ్ ట్రైబ్ గా కూడా గుర్తించారు. అలాగే 1961-62 ప్రాంతంలో ఏపీ ట్రైబ్స్ ఎంక్వైరీ కమిటీ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు కూడా బోయా వాల్మీకులు చాలా నిరుపేదలుగా ఉన్నారు, అటవీ మీద ఆధారపడి ఉన్నారు. వాళ్ళకి కూడా ఖచ్చితంగా వాల్మీకుల బోయల్ని ప్రిమిటివ్ గ్రూపులుగా చేరుస్తూ ఎస్టీ జాబితాలో చేర్చమని కూడా చెప్పబడింది. ఒక జాతి గురించి నిరంతరము పార్లమెంటులో ఉభయ సభల్లోనూ వచ్చిన ప్రతి కమిషను చెప్పబడుతూ ఉందంటే దానికి అక్కడ జునైనిటీ ఉంది కాబట్టి చెప్పబడుతుందని నేను నమ్ముతున్నాను. ఇదేదో ఒక భిక్షలాగా కాకుండా ఒక హక్కులాగా గుర్తించాలని కూడా నేను కోరుతూ ఉన్నాను. ముఖ్యంగా వాల్మీకి బోయలకి ఏమాత్రం ల్యాండెడ్ ఆస్తులు లేవు, ల్యాండెడ్ ప్రాపర్టీ లేదు, చదువుకున్న వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు. అందువల్లనే వాళ్ళకి ప్రతిసారి కూడా పాత పద్ధతుల్లో నుంచి వాళ్ళను నేరాలు చేసే వాళ్ళుగా గుర్తించడం వల్ల ఇవాళకి కూడా వాళ్ళని తీసుకెళ్లి పోలీస్ స్టేషన్లలో చాలా ఇబ్బందులు పెడుతూ ఉన్నారు. అందుకనే ఈ రోజుకి ఇప్పటికిప్పుడు మీరు పోలీస్ స్టేషన్లో లాకప్లు చెక్ చేసినా లేదా కోర్టుల్లోకి వెళ్లి చూసినా పోలీస్ స్టేషన్లో హాస్పిటల్లోకి వెళ్లి చూసినా కానీ కూడా ఈ బోయా వాల్మీకుల జాతి మీకు కనపడుతుందని కూడా నేను తెలియజేస్తున్నాను. సచ్చేవాడు అలాగే చంపేవాడు బోయేవాడు అవుతూ ఉన్నాడు. 1961-62లో ఏపీ ట్రైబ్స్ ఎంక్వైరీ కమిటీ ఏం చెప్పిందంటే ముఖ్యంగా రాయలసీమ ప్రాంతంలో కర్నూలు అనంతపురం జిల్లాల్లో ఎప్పుడు కూడా ఏ మర్డర్ జరిగినా కూడా బోయా వాల్మీకులు లేకుండా జరగలేదని చెప్తూ ఉంది. ఒక జాతి కేవలం ఆవేశపూరితంగా ఉన్న జాతి ఇది, ఆలోచన చాలా తక్కువ ఉన్న జాతి, చదువుకున్న వాళ్ళు తక్కువ ఉన్న జాతి. వీళ్ళు ఎలా బతుకుతున్నారంటే మా ప్రాంతాల్లో కోడి పందాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఈ కోడికి ఆ కోడి పుంజుకి ఏం పెద్ద తగాదా ఉండదు, కానీ అవి కాళ్లకు కత్తులు కట్టుకొని వాటిని చంపుకుంటుంటాయి. అలాగే బోయ వాల్మీకి జాతి వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచో పాలగార్ దగ్గర నుంచి బ్రిటిషర్స్ దగ్గర నుంచి నక్సలైట్ల దగ్గర నుంచి ఫ్యాక్షనిస్టుల వరకు పొలిటికల్ లీడర్స్ వరకు అటు ఇటు ఈ జాతే ఉండి నష్టపోతుందనే విషయాన్ని మీరందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎందుకు ఈ విషయాన్ని చెప్తున్నానంటే బతకడానికి ఆధారమైన అడవి అంతరించిపోయింది. ఇప్పటికి కూడా తుప్పుపట్టిన ఆయుధాలు మా వాళ్ళ దగ్గర ఉండనే ఉంటున్నాయి. ఎప్పుడైతే అడవులు అంతరించిపోయినాయో వాళ్ళు సైన్యంలో భాగమయ్యారు. అక్కడ ఇబ్బందులు పడిన తర్వాత ఏమాత్రం భూములు లేక ఆస్తులు లేక వృత్తి లేక ప్రధానంగా ఏ ప్రొఫెషన్ గానీ ఆక్యుపేషన్ లేకపోవడం వల్ల ఇవాళకి కూడా ఇబ్బందులు పడుతున్న జాతిగా మీరు గుర్తించాలని కూడా కోరుతూ ఉన్నాను. అలాగే 1964లో వాల్మీకి బోయా ఆర్ 1 and 7 అనే జీవో కూడా 2590 ద్వారా తెలియజేయడం జరిగింది. అలాగే 1968లో 1968లో 1520 ద్వారా నో ఏరియా రిస్ట్రిక్షన్ ఇచ్చారు. అంటే బోయా వాల్మీకులు రాష్ట్రంలో ఎక్కడ ఉన్నా కానీ కూడా రిస్ట్రిక్షన్ లేకుండా వాళ్ళు ఎస్సీలుగా ఎస్టీలుగా గుర్తింపబడి సర్టిఫికెట్లు సంపాదించడం జరిగింది. ఎప్పుడైతే బోయా వాల్మీకులు ఎస్సీలుగా ఎస్టీలుగా గుర్తింపబడి ఒక 7-8 సంవత్సరాలు వాళ్ళు సర్టిఫికెట్లు తీసుకోగలిగినారో వాళ్ళను మళ్లీ తొలగించడం జరిగింది. ఏ రికార్డ్స్ కూడా దొరకడం లేదు. మామూలుగా అయితే భారత రాజ్యాంగం ఆర్టికల్ 341, 342 ప్రకారము ఏ కమ్యూనిటీనైనా కానీ కూడా ఏ జాతినైనా ట్రైబ్నైనా ఎస్సీ ఎస్టీల్లో చేర్చాలంటే ఖచ్చితంగా ఒక పద్ధతి పాటించాలి. కానీ పద్ధతి పాటించిన దానికి సందర్భించి ఎక్కడ కూడా ఎస్టీ కమిషన్ దగ్గర కానీ పార్లమెంట్లో కానీ రాష్ట్రపతి భవన్లో కానీ అక్కడ అసెంబ్లీలో కానీ రికార్డ్స్ లేని పరిస్థితి ఉంది. ఇవన్నీ కూడా రాజకీయ కారణాల వల్లనే జరిగినాయని మేము భావిస్తూ ఉన్నాం. అందువల్ల ఖచ్చితంగా దీనికి ఒక హక్కులాగా మీరు భావించి వీటిని మన జాతిని అన్యాయం జరగకుండా చూడాలని నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే మీరు మాత్రమే ఈ సమస్యను పరిష్కరించగలరు. ఎప్పుడో 150 సంవత్సరాల కిందట ఉన్న జాతిలో మిగిలిన క్రిమినల్ ట్రైబ్స్ అయితే ఏవే ఉన్నాయో వాళ్ళందరినీ కూడా ఎస్టీల్లో చేర్చడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఎరుకల, యానాది, సుగాలీలు, చెంచులు వీళ్ళందరూ కూడా బోయా వాల్మీకి తెగలతో పాటు
I shall. Sir, I have been sir, I came to the list. Sir, I came to legislature in 1977. नहीं, आप और हम तो पड़ोसी हैं. Sir, I came to legislature in 1977. I know, sir. So और please don't doubt my. अपना रिश्ता पुराना है और गहरा है. आपसे मैं कह रहा हूँ कि आपको He can handle it. He can handle it. आपको ये पूछने की आवश्यकता नहीं थी. आप पर मुझको विश्वास होना चाहिए, भले मोदी जी को ना हो, कम से कम आपको होना चाहिए. इसी के प्रकार माननीय सभापति महोदय, 121% ग्रोथ हुई है कोविड के समय में. किनकी? अमृत काल का जो फायदा उठा रहे हैं उन लोगों को हुआ है. माननीय सभापति महोदय, 50% वो लोग जो व्यवसाय करते हैं वो 64% जीएसटी भरते हैं, लेकिन वो 10% अमृत काल के लोग जो अमृत पी रहे हैं वो केवल 3% जीएसटी दे रहे हैं. अब आप समझ जाइए कि अमृत काल किसके लिए है. माननीय सभापति महोदय, ये अमृत काल जैसा कि राहुल गांधी जी ने में कहा था 2014-2015 में, ये सूट बूट की सरकार है. ये अमृत काल सभापति महोदय उन सूट बूट के लोगों के लिए है, गरीब के लिए इस प्रेसिडेंशियल राष्ट्रपति भाषण में कुछ संकेत नहीं है. 2014 में मोदी जी से बड़ी अपेक्षाएं थी, पूरे देश को थी. 40 वादे किए गए, अनेक वादे किए गए, पूरे नहीं हुए. किसानों की आमदनी दूनी कर देंगे, सबको पक्का मकान दे देंगे. अब 15 लाख की तो जुमला खुद अमित शाह जी कह चुके, तो मुझे अब कहने की जरूरत नहीं है. माननीय सभापति महोदय, 2014 और 2022 के बीच में इस देश के वही सूट बूट के अमृत काल के नुमाइंदे जो अमृत पी रहे हैं, 66.50 लाख करोड़ का कर्जा माफ हुआ है. माननीय अडानी जी के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है आजकल. ट्रेंडिंग अडानी हो रहे हैं. 84,000 करोड़ का तो कर्जा उनका भी माफ हुआ. लेकिन जो विष पी रहे हैं उनमें से किसानों का कोई कर्जा माफ नहीं हुआ, गरीबों का कर्जा माफ नहीं हुआ. यहां तक कि मुद्रा की अब बात करते हैं, मुद्रा के हितग्राहियों का भी 1 पैसा भी कर्जा माफ नहीं हुआ. अब इस अमृत पीने वालों में और कौन लोग हैं? क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के प्राइवेटाइजेशन में, प्रधानमंत्री फसल योजना में प्रीमियम कितना लिया गया? 1,26,000 करोड़ प्रीमियम कलेक्ट किया गया और रिलीफ कितना गया? 87,320, यानी कि 40,000 करोड़ विष पीने वालों के जेब से निकालकर अमृत पीने वालों की जेब में पहुंच गया. माननीय मोदी जी की भाषण देने की शैली, और एक कहावत है महाराज, मुख में मीठे बोल है, हृदय कपट का भाव. मुख में मीठे बोल है, हृदय कपट का भाव, मानव में अब है नहीं सच सुनने का, सच सुनने का चाव. मोदी जी की नीति है, अब मैं झूठ बोलूंगा तो आप कहेंगे पार्लियामेंट्री नहीं है, इसलिए असत्य, असत्य बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो. ये खुद मोदी जी कह चुके हैं और उसका पूरा पालन भी वो कर रहे हैं. माननीय अडवाणी जी ने मोदी जी के लिए सही कहा था, अच्छे इवेंट मैनेजर है. अच्छे इवेंट, कोई भाई मौका मिल जाए उनको तो इवेंट करना है.
जीएसटी का विरोध करते रहे, लेकिन जब जीएसटी लगा तो उसके लिए भी उन्होंने इवेंट कहां किया, जहां पर कि जो आधी रात को सभा बुलाई गई और कहा कि नया युग का हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। स्वांग रचने में उनसे कोई बड़ा मैंने व्यक्ति नहीं देखा। अच्छे मैंने स्वांग रचने वाले देखे, कई बहरूपिया देखे, लेकिन मोदी जी जैसा स्वांग रचने वाला मैंने कोई व्यक्ति नहीं देखा। और उसका भी एक दोहा है महाराज, स्वांग रचाता वही है जिसके मन में चोर, स्वांग मचाता वही है जिसके मन में चोर, सत्य कौन रहता सदा जिसके मन में जो बचाए शोर। माननीय स्वांग रचाता वही है जिसके मन में चोर, जिसके मन में चोर। माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं कि स्वांग खासतौर हरियाणा में एक बहुत महत्वपूर्ण कला है जी, इसीलिए और इसीलिए मैं कह रहा हूं, और उसमें कर रहा हूं माननीय सदस्य, उसमें वो कुछ नहीं है जो आप बता रहे हैं जी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुनिए माननीय सदस्य, आई थिंक स्वांग रचाता वही है जिसके मन में चोर, सत्य कौन रहता सदा। ऑनरेबल मेंबर, मोदी भाजपा ऑनरेबल मेंबर, first, sir, you are, sir. If I don't yield, then sir, he's not yielding, sir. I'm sure you should know it. Let me make it very clear. Let me make it very clear to Dr. Jairam Ramesh that he must read the rules. If I am on my feet, everyone has to yield. Please take your seat. And I can tell you, he is one of the very senior politicians of the country. He does not need anybody's support. This is my suggestion. One second. Sir, I'll tell you my difficulty. One second. Sir, my difficulty. I was there at Surajkund Mela. We had several diplomats. All the SCO countries were there. There were 40 countries. And I reflected on Swang. And I gave all its virtues. Now this virtue, which you seem to have innovated, escaped my attention. This is what I was saying. Sir, I compliment you. Go ahead. If you are a bigger Swang Rachata, then Modi ji, my compliments to you, sir. Sir. Observations made by Shri Digvijay Singh, some offensive expressions have been used, and I request that these words be expunged from the records. Go ahead, sir. Thank you very much, sir. Go ahead. Sir, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, ये राज्यसभा के रूल्स में 267 हटा दीजिए। काहे के लिए आप रखते हैं जब आपको लेना ही नहीं है, तो इसके रूल की आवश्यकता क्या है? हिडनबर्ग रिपोर्ट, जितनी बड़ी रिपोर्ट के जो मुद्दे सामने आए हैं, आज विश्व में उसकी चर्चा हो रही है, लेकिन हम चर्चा नहीं कर सकते। हम उन मुद्दों को नहीं उठा सकते। कहां उठाएंगे? अगर सदन में नहीं उठाएंगे, माननीय सभापति महोदय, कहां उठाएंगे? 267 में रूल्स में हमने मांग की, कई सदस्यों ने मांग की, लगातार 4 दिन तक माननीय सभापति महोदय सदन नहीं चल पाया। आखिर क्यों नहीं चल पाया? जेपीसी की मांग थी क्या? जेपीसी पहली बार मांग कर रहे थे हम लोग? मैं आपको बताना चाहता हूं, 7 बार जेपीसी अलग अलग विषय पर चर्चा हुई है। और ऐसी शेयर बाजार के घोटालों के मामले में, हर्षद मेहता के घोटाले में क्या जेपीसी की चर्चा नहीं हुई? क्या केतन पारेख के मामले में जेपीसी की चर्चा नहीं हुई? फिर सभापति महोदय, जेपीसी में को नहीं दी गई, क्या आपत्ति थी? हमारी मांग में ऐसी क्या खराबी थी कि जेपीसी का आपने स्वीकार नहीं करने दिया? आज भी मौका है, प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे। अगर उनमें साहस है, मुझे उम्मीद नहीं है कि उनमें साहस है, क्योंकि कुछ नस ऐसी दबी हुई है माननीय सभापति महोदय कि वो साहस नहीं दिखाएंगे। आप नेता की बात करते हैं,
नीति की बात करते हैं, नियत की बात करते हैं। माननीय सदस्य महोदय, मोदी जी दिखते बड़े शक्तिशाली हैं, लेकिन अंदर से क्या है गुजरात वाले जानते हैं और हम लोग जानते हैं। अगर उनमें साहस है तो जेपीसी अनाउंस करें और हम लोग उसका स्वागत करेंगे। दूध का दूध, पानी का पानी होने दीजिए, क्यों डरते हैं आप? माननीय सदस्य, आपने एक प्रश्न उठाया कि रूल 267 के तहत आई एम नॉट कास्टिंग नहीं आपने सर, आई एम नॉट कास्टिंग aspersion. I am responding for a simple reason that the honorable member has in specific terms indicated about my ruling under Rule 267. Take your seat. Take your seat. 267. That ruling, honorable member, is very categorical. Not a single. No, take it. Sir, take it. Honorable member may be informed. All my rulings on Rule 267, to which you have indulgently made a reference, carry a rationale. And notices were not accepted for a simple premise indicated in this House that the notices were not in order. As a matter of fact, the honorable members who gave notice deprived me the opportunity of going to the text of it, because the honorable members, in spite of my categorical ruling, did not fulfill the requirements that were essential to Rule 267. Therefore, one second. Therefore, the suggestion of the honorable member that this rule should not be in the rule book perhaps needs reconsideration. Sir, I appreciate your sensitivity on this issue, because Dr. Keshav Rao had mentioned in his letter to you, sir. One second. Go ahead, sir. That kindly tell us where we have gone wrong. I would request you, sir, on behalf of the members, kindly frame a format on which Rule 267 has to be presented. We'll do it. Honorable member, sir, on three occasions. Sir, you are extremely wise person. Honorable member has raised a good issue. Honorable member has raised a very good issue, a pertinent issue that they must know. You will be surprised, sir, if the honorable member was to go through the debates. I have on 3 occasions indicated 4 steps that are essential. If you would want, I can indicate right now. And for the benefit of members, I have done it in the chamber and in the House. Mr. Shiva was there, so leave it that. Sir, extremely kind. Sir, Don't use this language. Sir, extremely kind of you. Chair never interrupts. Sir. I neither have to reply nor I interrupt. Okay, sir. I'm sure you should be aware of it. That. Okay. You should be aware of it. Let me come on the issue why Joint Parliamentary Committee is essential. So now I'm not yielding. Sir, I'm not yielding. Sir, I will yield to you. I'm not yielding to him, sir. I'm not yielding to him. Sir, may I seek your guidance on a point of order? Are you required to yield? Sir, I am not yielding. It is my right. Sir, is a member required to yield on a point of order? Yes, sir. No. Go ahead. Rule number 15, we are discussing... Which rule? Rule number 15, sir. 1.5. We are discussing President's address and message to the Council. The scope of debate. Sir, what is... He has no business. Sir, the member... Please hear the honorable member in silence. Observe silence. Hear the honorable member in silence. Please. Go ahead, sir. Take your seat. Point of order, sir. Let him speak. Sir. Sir, I would request you, sir,
it may hurt my fellow members. Obviously, I'm in the opposition. Whatever I speak, I stand on my facts and I stand on what I say because I've never withdrawn my statement as yet in my political life. Sir, एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट में एक जो विषय आया है अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में ग्लोबल इसमें चर्चा है, आज विदेशों में चर्चा है कि कितना बड़ा घोटाला हुआ है, लेकिन हमारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज जितनी है उनमें से ना सेबी और जहां ईडी, आईटी, सीबीआई आप जानते हैं किस प्रकार का हथियार का उपयोग हो रहा है, लेकिन उसके बारे में आप छोड़ दीजिए। अरे 7 वर्किंग डेज में 2,07,000 करोड़ का इन्वेस्टर्स का नुकसान हुआ है। क्या इस पर भी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे? माननीय सभापति महोदय, आज इस देश में जिस प्रकार से हालात हैं उसके बारे में हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने किस प्रकार शेयर्स में मैनिपुलेशन हो रहा है उनके 4-5 बिंदु में रिपोर्ट अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं। बिजनेस प्रैक्टिसेस, the report claimed that Adani has a history of controversial business practices including environmental violations and fraud. It also accuses the company of using its political connections to win favorable treatment from the Indian government. Corporate governance, Hindenburg Research claims that Adani's corporate governance is lacking, that the company is controlled by its founder, Mr. So-and-so, to the detriment of the minority shareholders. Number 3, financial performance. The report argues that Adani's financial performance is overstated, and that the company has a poor track record of delivering its promises. It also claims that Adani has a history of overstating its earnings and high debt levels. Port business. Adani's port business significant parts of operation, and the report claims that the company has used its political connections to gain unfair advantage in the industry. Environmental concerns. Hindenburg Research claimed that Adani has a history of environmental violations, and the company's proposed Carmichael coal mine in Australia is a major environmental risk. Sir, with such allegations, the government of India must come out with a clear report, a clear statement, how far this is correct. Why the SEBI, why the regulatory authorities are not coming out with a statement? That silence is something which casts aspersions on the interest, the crony capitalism of the BJP and the partnership of the powers that be and the company in concern. Sir, जो 130 रुपए का शेयर 130 का कोविड के समय 4,000 हो गया, ये कहां का पैसा आया सभापति महोदय? इसकी जांच तो होना चाहिए। आखिर जो 900% वृद्धि हो रही है शेयर बाजार में, ये किनका पैसा है? किसके पास पैसा था? कोविड की बड़ी बात कर रहे थे जावड़ेकर जी, आजकल रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी हम लोगों को सता रही है, आपको भी सता रही है, हमको भी सता रही है। माननीय सभापति महोदय, कोविड के समय जब सबकी संपत्ति घट रही थी, इन लोगों के पास 130 रुपए का शेयर 4,000 रुपए कैसे पहुंच गया? इसकी क्या जांच नहीं होना चाहिए? माननीय सभापति महोदय, इसमें किसका पैसा आया, कहां से आया, कब आया, इसकी जांच तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और फिर जो निकला तो किसका निकला, कैसे निकला, कौन कौन का निकला, इसकी जांच तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप भी सभापति महोदय बहुत वरिष्ठ है, अच्छे वकील हैं, माने वकील हैं, आपको तो कम से कम हमारी पैरवी करना चाहिए। आपकी पहुंच प्रधानमंत्री जी तक हमारी नहीं है, हम मिलना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनसे उम्मीद भी नहीं है हमको, लेकिन आप तो कम से कम उनको समझाइश दीजिए कि उनको नड्डा जी विराजमान है। नड्डा जी, आप तो अध्यक्ष हैं भाजपा के, आप क्यों नहीं बात करते? अरे क्या ऐसी कौन सी बात बिगड़ जाएगी मोदी जी की, इस सरकार की, जिसमें जेपीसी में तथ्य सामने आ जाएंगे? क्यों छुपा रहे तथ्यों को आप लोग? इसी के साथ साथ 7 वर्किंग डेज में
लगभग 100 से 120 बिलियन डॉलर्स का घाटा हुआ है कंपनी को। इस मामले में बैंक क्रेडिट स्विस ने मना कर दिया कि हम आपकी मान्यता नहीं देते, ना आपको बॉन्ड को मान्यता देते। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की में माननीय मोदी जी बड़े संवेदनशील है, उनकी इमेज अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नहीं बिगड़ना चाहिए। हमको भी चिंता है, उनको चिंता है ही। हम चाहते हैं कि उनके अंतर्राष्ट्रीय शिखर पर वे सर्वोच्च पद पर पहुंचे, लेकिन इसमें रिपोर्ट में जो आ गई है उनको बदनामी कराई है। पूरे देश का सवाल है, देश की अर्थव्यवस्था का सवाल है। इसकी जांच में क्या दिक्कत है? जांच होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। आगे मैं बताना चाहता हूं, अमेरिकी शेयर बाजार में डॉ जोन्स ने सस्टेनेबल इंडेक्स से अडानी जी की कंपनी को हटा दिया। अब बताइए कि मोदी जी जब जाएंगे विदेश, जाते रहते हैं, जब बड़े बड़े उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे तो क्या ये बात सामने नहीं आएगी कि भाई आपके देश में हो क्या रहा है? फिर आगे माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक जर्मन अखबार है अंतर्राष्ट्रीय, उसने कहा है कि पॉलिटिशियन मोदी एंड बिजनेसमैन अडानी हैव मेड अ फेरी टेल करियर इन लॉक सभा, यानी कि अभूतपूर्व प्रगति हुई है इस पार्टनरशिप की। कौन सी पार्टनरशिप? मोदी एंड अडानी। ये है क्या? इसका जवाब तो देना चाहिए। सरकार बैठी हुई है, सरकार के प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, जवाब क्यों नहीं देते? अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उनकी इमेज खराब हो रही है। सभापति जी महोदय, इस बात का उल्लेख आज पूरे देश दुनिया कर रही है। फोर्ब्स ने 1 फरवरी को लंबी रिपोर्ट दी और कहा कि किस प्रकार से खुद के शेयर खुद ने कैसे खरीदे गए, इसका उल्लेख फोर्ब्स ने किया। साथ में जिन 2 कंपनियों के साथ मिलकर अकाउंटिंग फ्रॉड और स्टॉक मार्केट में हेराफेरी का इल्जाम लगाया गया है, दोनों अडानी ग्रुप के एफपीओ में अंडरराइटर बताई जाती हैं। है क्या? कौन सी कंपनियां हैं? एक है इलारा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी है मोनार्क नेटवर्क कैपिटल। अब यहां कहते हैं कुछ गड़बड़ नहीं हुई, लेकिन बोरिस जॉनसन भूतपूर्व प्रधानमंत्री यूके के सगे भाई जो जॉनसन, जो कि इस इलारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनी में डायरेक्टर थे, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? क्या कारण थे? वो भी हिडन पर रिपोर्ट आने के बाद इस्तीफा उन्होंने क्यों दिया? इसकी जांच तो माननीय सभापति होना चाहिए। विदेशों में चर्चा हो रही है, विदेशों में जांच हो रही है, लेकिन जहां फ्रॉड हुआ है वहां हम लोग चर्चा नहीं कर सकते। ये आपका, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं सभापति महोदय, अनेक मुद्दे हैं, क्या क्या बताएं, लेकिन बात साफ है। Your party has given you 25 minutes. We are giving him more, sir. No, In spite of all the interruptions, we give All right. him more. How much more time are you Sir, giving? he has lost Sir, I will- Indicate the time. 5 times, sir. We are giving him 10 minutes more. Okay. Okay. Thank you, sir. Another 10 minutes. Go ahead, sir. Thank you. Not including your interruptions. I think the honorable member has to be little composed. Sir, sir, finally. That problem should be. Speak, sir. It shouldn't become a chronic problem. Sir, Go finally, ahead, sir. this nation wants to know. एक हमारा चैनल है जो कि केवल अपनी बात सुनाता, दूसरों के नहीं सुनता। Nation wants to know. Now, nation wants to know, sir. Sir, who is Chang Chung Ling? Who is he? Is he Chinese or Taiwanese? Is he a partner of Mr. Adani? The nation wants to know. Sir, would they please allow JP Singh? Sir, also आपने अपने इसमें लिखा है कि पेज 3 में पैरा 6, आज भारत में ईमानदार का सम्मान करने वाली सरकार है। भारत में ईमानदार को सम्मान करने वाली सरकार है। कहना कुछ, करना कुछ। बात यही है, अगर वाकई में ईमानदार आप हैं तो हम आपसे पूछना चाहते हैं
कि ब्लैक मनी लाने की एसआईटी का गठन करने की उन्होंने घोषणा की थी और घोषणा हुई भी थी। आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई। पनामा रिपोर्ट्स के अंदर अभी तक उसकी कोई जांच नहीं हुई। ये ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये है किसके लिए? दूसरों के लिए, खुद के लिए भी है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि एचएएल के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल काफी बातें कही। मैं आपको आपके माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राफेल की खरीद के अंदर क्या समझौता हुआ था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी सरकार का? 108 विमान खरीदे जाएंगे। उनमें से अधिकांश विमानों का निर्माण कहां होगा? एचएएल में होगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मेरा यह आरोप है कि बिना रक्षा मंत्री के सलाह के, बिना वित्त मंत्री के सलाह के, बिना जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है गवर्नेंस का, उसको मानते हुए उन्होंने 36 राफेल हवाई जहाज डायरेक्टली खरीद लिए। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, is it true that the defense minister and the air force leadership were kept out of the loop before the PM announced the deal from France in April 2015? My second question to him is, when did the chief of air staff issue the services qualitative requirement SQR for 36 Rafale? Please specify the date, month and year. Number 5, the next question, sir. When was the date of categorization committee meeting date that discussed the SQR for 36 Rafales? We want the name, the date. Last question. When did the Defense Acquisition Council approve the recommendation of the categorization committee to certify the acceptance of necessity for 36 Rafale? ये राष्ट्र के सुरक्षा का प्रश्न है और सुरक्षा के प्रश्न में भ्रष्टाचार का आरोप है। मैं खुद नहीं कह रहा हूं, आप ही के माननीय भूतपूर्व संसद सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी जी ने इस बात पर प्रश्न चिन्ह लगाया था। क्या राफेल के बारे में भी आप लोग हमें नहीं बताएंगे? ये पूरे जो भ्रष्टाचार का एक वातावरण बन गया है, अमृत पीने वालों का, जो क्रोनिक कैपिटलिज्म आज इस देश में पनप रहा है, हमको उसके बारे में चर्चा तो करने दीजिए। मुझे इतना न्याय तो करिए महाराज। 2-3 बातें मैं इसके बारे में और कहना चाहता हूं। एससी एसटी की बड़ी बात हुई है, लेकिन ट्राइबल सब प्लान समाप्त, एससी कंपोनेंट प्लान समाप्त, और आप कहते हैं एसटी हमने राष्ट्रपति बना दिए। कोविंद साहब शेड्यूल कास्ट थे, महामहिम। कौन सा ऐसा कदम उठाया गया दलितों के लिए जिसकी वजह से कोविंद साहब को पहचाना जाए? और ऐसा कौन सा कदम हमारी बहन जी ने उठाया, महामहिम राष्ट्रपति जी ने, जिसके बारे में हम कहें क्या पैसा कानून लागू हो गया? क्या ट्राइबल सब प्लान वापस आ जाएगा? हम उनसे जानना चाहते हैं। और तो छोड़ दीजिए। I think the honorable member has made a reflection. He needs to revisit. The reflection is कि महामहिम राष्ट्रपति ने ऐसा कौन सा काम किया है? नहीं, sorry, I take my words back. I got it. Sir, I withdraw. I got it. I withdraw. Sir, I appeal to her. Sir, I appeal to her. Kindly look at this issue of restoring the tribal sub-plan in the interest of the tribals. Then, sir, Sonam Wangchuk, he supported BJP in the last election. He went on a strike, hunger strike. He was kept in a house imprisonment, confinement. What was he asking? 6th schedule, which is the right of the tribals. It is part of the constitution. Why are you denying that? Will Honorable Prime Minister give the 6th schedule to the tribals of Ladakh? Sir, I demand that there should be a 6th schedule and 5th schedule implementation throughout the country in all scheduled areas. Sir, finally, my dear friend, हमारे परम मित्र जावड़ेकर जी और उनके तेलंगाना के सभा में बोल रहे थे, यहाँ बोले तो हम तय नहीं कर पाए महाराज। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, कश्मीर में हम लोग गए, हाँ, झंडा फहराया, बर्फ गिरते हुए जा गए, और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वहां पर हम लोग पहुंचे अनंतनाग, जावड़ेकर जी,
आपके पुलिस अफसरों ने बताया कि साहब हमको उम्मीद नहीं थी कितने लोग आ जाएंगे, हमको लगता था 2-3 हजार आदमी आएंगे। क्यों? लेकिन वहां 25,000 लोग, कश्मीर के लोग आकर भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत के लिए खड़े हुए थे। और साथ में कहा जा रहा है कि हमारा शासन ऐसा था, शासन ऐसा था तो आप भी तो पदयात्रा करके दिखा दीजिए। अमित शाह जी, प्रधानमंत्री जी, आप भी पदयात्रा करके दिखा दीजिए। और अगर इतना ही शासन अच्छा है आपका तो चुनाव क्यों नहीं कराते आप? चुनाव कराइए, क्यों नहीं चुनाव कराते? डिलिमिटेशन हो गया, चुनाव करा के दिखा दीजिए। बात वही है, ये केवल भाषणबाजी। 370 का क्या असर है? जरा आपके भारतीय जनता पार्टी के जो जम्मू में लोग रहते हैं उनसे जरा पूछ लीजिए। जो उनका जमीन पर हक था, जो उनका नौकरी पर हक था, वो छीन लिया आपने 370 हटा के। आज वो मांग करते हैं रिस्टोरेशन ऑफ 35A। इस बारे में विचार करने की आवश्यकता है। टू कंक्लूड, माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, जावड़ेकर जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। लगता तो नहीं है कि हालात उस तरह के हैं। अंत में जो पैरा 81, आइए अपने लोकतंत्र का समृद्ध करते हुए हम उस वेद वाक्य का आत्मसात करें जिसमें कहा गया है, संस्कृत में मैं ज्ञाता नहीं हूं, नहीं, आगे देख लीजिए, मैंने पढ़ा है, तो मैं आपको उसका अर्थात बता देता हूं। हम सब एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, कदम से कदम मिलाकर चलें। हमारे संकल्प स्वरों में एकता का प्रवाह हो और हमारे अंतःकरण एक दूसरे जुड़े हो। यही भारत की संस्कार, संस्कृति और सनातन धर्म है, जिसे कि माननीय मोदी जी ने आज समाप्त करके रख दिया। और इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी कि भारत सबका है, हम सबका है और हम सब मिलकर रहना चाहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब का भारत है। इसीलिए हम आज जानना चाहते हैं कि आपकी हमारी भारत जोड़ो यात्रा में आप लोग भी शामिल हो तो क्यों कतराते? आइए भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होते ताकि ये देश मजबूत हो सके। धन्यवाद। Honorable members, I am expunging the observations that were in flow imparted for the Honorable President. I know, I said in flow, sir. Yes, sir, yes. And no, sir. And there's a difference between withdrawn and no, sir. deletion. They were very severe, as a matter of fact. They were very severe. And secondly, I share the anguish of many in the country that we created a history of sorts. There have been walkouts. There have been something in the House when the Honorable President addressed the joint session of Parliament. But it was for the first time in our country that political parties proclaimed boycott. And around the time the Honorable President was addressing, orchestrated campaign was going on. Let us have respect for the highest constitutional office in every sense of the term, Sri Derek O'Brien. When Arun Jaitley was one second. As leader of opposition, he had said that disruption of the House is a normal parliamentary procedure. Honorable member, I have carefully studied, I'll deliberate with you also, in the entire history of this country, a proclaimed boycott of President's address has not taken place. And one second. So this is the least we could do. We are participating. I have given a ruling, and you know it more than anyone else is binding. We are certainly not Derek O'Brien. Mr. Derek O'Brien. Sir. No, I said two politics. I never said. Perhaps, one second. Perhaps the honorable member has not. No, that I will never say. Understanding of Mr. Digvijay Singh is beyond question. He has understood.
but perhaps not paid attention to what I said. And that was, two political parties announced boycott of the president's. Can you take your... Sir. I am Dr. Jairam Ramesh, I am reflecting on the respect we need to pay to the Honorable President. And I don't want to... Take your seat. I think there is something has to be done about the seat also. You every time rise, don't do it. Sir, all I'm saying, Sir, if you examine Indian Constitution, you will find Parliament consists of the President and the two houses. Since the Honorable Member has said so, examine our parliamentary proceedings and you will find a proclaimed boycott and the kind of orchestrated campaign outside. Around the time the Honorable President, the first tribal woman to hold this high office, addressed the joint session, certainly cannot be countenanced. And what Honorable Digvijay Singh ji has done, in a flow immediately withdrew. So this is sublimity. This is parliamentary experience. We don't cling to issues that suddenly drop. And therefore I had to take, these are expunged. They need not be there. Derek O'Brien. Sir, three speakers have spoken. 20 minutes. Three speakers today have spoken on the motion of thanks, the President's address. Two have been from the ruling party. They spoke for 92 minutes. The opposition interrupted them not once. One speaker has spoken from the opposition, 30 minutes. His speech was interrupted 7 times. That's a statistic, leave that away. I'm today on the address by the President of India. The first quote from this address is the subject of the first 5-6 minutes of my speech. I quote, "The long-felt urge to be rid of the scourge of mega scams and corruption," unquote. This is the Honorable President of India, and we all know, as is the tradition, the President of India does not write these speeches, the government writes these speeches. Yes. So, all honor to the President of India. On this one, first issue, sir, mega scams. Sir, institutions have been weakened. ED, CBI, SEBI. Here is a big scam happening. Some saying 1 lakh, 2 lakhs, we're not getting into the number. Will the government of India use the draconian PMLA, Money Laundering Act? Will they use it? They use it very efficiently to hound the opposition, to put lookout notices, and even to topple governments. There's a very interesting statistic here, sir. In the last 8 years, 5,422 laundering cases registered, money laundering, 98% have been done in the last 9 years. Interestingly, only 1%, 25 people have been conducted by the ED. You cannot have one rule for the opposition and your opponents, and you cannot have one rule for your friends and cronies. No, sir, you can't. Now, let's come to LIC. My previous speaker has done me a service. He's explained so much about LIC, SBI, and the Adani story, because there's lots of money at risk of the poor and the middle class. Now, whose job is this? The government's job to be the watchdog, and the institutions. My point today is that
this government has weakened institutions consistently over the last 8-9 years. I can talk about Parliament, I can talk about RBI, SEBI, everyone. Now, when we say, I only want to give you one example. There's a preamble which we are all familiar with, which is our great preamble of our constitution. Sir, SEBI also has a preamble. And the SEBI preamble is mandated with A, to protect the interests of investors in securities, to promote the development of the securities market, and to regulate the securities market. Why was SEBI sleeping? Yes. Why the inaction? I would urge this government to read SEBI section 11.4. Section 11.4 of SEBI. You're very eager to put out lookout notices, that same 98% for your political notices. Have you considered lookout notice in the last 10 days? Think about it. Sir, these are big issues of corruption. But on the motion of thanks, we can also talk about the not so well-known issues. Because for all this, the BJP do write some good slogans, and you like those slogans, and it's used by the Prime Minister, na khaunga, na khane dunga. They need to ponder about the slogan, sir. Na khaunga, na khane dunga. I never thought the day I would come from the Trinamool Congress and start quoting BJP slogans. Let's take another scam, 3-4 scams. Today we've all been discussing the big one. Let's take some other scams, sir. Meghalaya. 1, smart meter scam. 2, rice scam. 3, police vehicle scam. And scam. BJP in the government. But one of the most interesting ones I found there was the assembly dome scam. By these standards, it's only small change. 200-300 crores, sir. Chillad. Here, the Meghalaya Legislative Assembly in a BJP government state was constructed, and the entire dome sadly crashed. But the most interesting thing about this scam, look at this partnership. Guess who built the Meghalaya dome? Uttar Pradesh Nirman Nigam Limited. This is true federalism in the worst possible sense. Who is responsible, sir? Who is responsible? So when we talk about scams and scams, now let's come to Mr. Modi, our Prime Minister, was the Chief Minister. We know that. And it hurts and pains me that somebody from Chief Minister who became Prime Minister, how can he start the economic blockade of states? How can he be against fiscal federalism? How can he squeeze the states of funds? Look at Manrega, one example. Bengal was total 10,153 crores. Now they'll tell us, no, though, they paid a few 100 crores Manrega. Now Manrega is a 5-year low of 42 days work per household. Many years ago, the current Prime Minister didn't like Manrega. He called it a Gadda Godneke scheme. Today it's down to 42 days. Now, another issue at Manrega. App. Simple issue. This is a real issue on the ground. The app mandatory for officials to upload twice a day laborers' photographs. That is completely impractical because the connectivity is low, so the attendance will go low, and what will happen? The union government will have less money to spend on Manrega. So, listen to this statistic. 9 crore active workers. If you take 9 crore active workers who are working 100 days a year, total expense will be 3 lakh crores. Instead, 73,000 crores has been allocated by this government. So there is so much to talk about how anti-federal this government is. Cess and surcharge. At one time, the union government would take 10% of cess and surcharge. Now that number is 20%. States spend on education, health. States are spending 60 to 80%. Not the union. Sir, and another completely anti-constitutional story is a double-engine sarkar. It is anti-constitutional. You vote for me in this state
because I am running the center. Doesn't work, sir. This is anti-constitutional. We are talking about diversity. And the last one on this is the borrowing to the state, 3.5%, but look at the fine print. 0.5% has to be electricity reform. That's a condition. Sir, price. For all the complaints about price, opposition is saying, price rise. Full cream milk has gone up by 33%. Full cream milk. Toned milk has gone up by 36%. And the opposition is saying, price is going up, price is going up. But they have been successful on a few selected share prices that they've managed to take up. And it's the same story with fuel. Fuel prices, two-wheeler prices jumped by 40%. And page 1, clause 2D in the Rashtrapati's address talks about women. 2 crore women quit the workforce in the last 5 years. Talks about youth. The youth don't want slogans. 4 crore people are unemployed today, young people. These are CMI data, sir. Sir, we talked about institutions, and one of the great institutions which is being weakened, and before I say anything about the institution, I'm all praise for those independent journalists, the young men and women who, despite all the pressures from the media owners, are still going and trying to do their very best for journalism. So there's an old Zulu proverb, because today, even the opposition's voice is not amplified. Media owners have their agenda, sir. There's an old Zulu proverb. I think this is the first time a Zulu proverb is being quoted in Parliament, but here's the problem with the media owners, sir. A dog with a bone in its mouth can't bark. Enough said, sir. A dog... What is this bell going on? Yes, 20 minutes. So it's 10 minutes left? No, no. Yeah, only 10 minutes. 10 minutes. 417. Thank you, sir. You started, sir? I have 20 minutes. I've spoken for 10. No, so, you've spoken more than that. More than that, more than that. Sir, is it only your prerogative to make omissions? It's mine also. Sir, it's okay. And That's I can, okay. No problem. and I can equally Sir, we all correct. make mistakes. And we have old relationship. It goes back to West Bengal. Go ahead. Sir, give me a minute to, because the breaking a flow. You will get extra minute for it. Sir, when sitting here, breaking a flow is, breaking a flow. We didn't even once disturb anybody. I mean, Prakash made, my old friend Prakash Javadekar. I can tell you, made such a good speech. Sometimes, one second. Sometimes a speaker gets energized when he is interrupted. And I know it out of personal experience. He will wear me out. Chief Minister of Rajasthan, who happened to be chairman here, if he were in the assembly, one interruption would mean 20 more minutes uninterrupted it would go. So take the interruption as a recipe and nectar. Go ahead. Go ahead. Sir, I'm allergic to nectar or amritkal of any kind. So, sir, we were talking about media, and we have all respect for those journalists. And I was making a point, because the media, even a friendly country, a public broadcaster from a friendly country, there again, they want to show something. They've done some work based on research. We know which documentary we are talking about. There again, Chapo, friendly country, public broadcaster. Sir, in fact, I would also today, I spoke about the media owners. I mean, look at the kind of journalism today we are coming up with. And I should not call it journalism. Media owners reporting. What was the big news after the budget? Big data point. 124 times the Prime Minister banged the desk in Lok Sabha. Trinamool Congress are more on to these figures. We want to give you some real numbers from Manrega, from jobs,
from SC/ST budget. You're telling us 124 times bank. Ooh. Sir, again back to the speech. Let us fulfill the oath. Let us fulfill the oath of the Constitution. Quote unquote from the speech. I want to read Article 25 of that Constitution. All persons are equally entitled to freedom of conscience and the right to freely profess, practice, and propagate your religion. What's going on? And for too long, we have kept quiet. Why? Polarize or don't speak. What is happening in the churches in Assam? Why are they being burnt? In Meghalaya, in Uttar Pradesh, in Karnataka, you didn't even spare Mother Teresa. Where you shut the FCRA account. So read the Article 25 of the Constitution. Read it. Jammu Kashmir, bulldozing happening in the last so many weeks. Sir, there are 5 or 6 phrases which this address does not contain. 2 of the BJP speakers were celebrating, and good. The lady from Nagaland, congratulations. We are so happy to have you here as the first lady MP from Nagaland. And the other one, the athlete, who I never call by her name. I've made a deal with her, no calling you by your name. I just call her legend, because she's a legend. Why don't the lady from Nagaland and the legend ask this government next week, if they so love women, bring the women's reservation bill to Parliament. Bring it, we will pass it in 2 days' time. Big talk. I don't want to do Beti Bachao, Beti Padhao, because then I'll tell you what the Wrestling Federation and what your MPs do to women. Next, missing in the speech, fuel price. Not a word about fuel price. Not a word about inflation. Doubling farmers' income. Keep repeating a lie. At least take the help of the Chief Minister of Bengal. She promised to double farmers' income. When she came to power in 2011, she didn't. She made it triple. Now you've shifted the goalpost and made yours till 2027. Migrant worker crisis, not a line. Demonetization. We told you, we warned you. You didn't only demonetize the currency, you de-moneyed India and its migrant workers. And another phrase, not a word of it in this. What happened? Smart city. Smart city, not a word. Sir, and my last point today, we have 2 other speakers here. And I quote from this one here, sir. The last page of the speech. Quote, a Bharat whose diversity is even more vivid and whose unity becomes even more shakable. Powerful words, sir, in this motion of thanks on the President's address. And my party, in the last 23 years since we've been here, it's our tradition that we speak strongly against the government. We've never boycotted, and I don't think any of us ever have boycotted the President's address, so don't go there. And we don't ever move a motion or press a motion on the President's address. We understand the government writes, the President speaks. But listen to these powerful lines from the motion of thanks. A Bharat whose diversity is even more vivid and whose unity becomes even more shakable, unquote. No political party, not the Trinamool Congress, not my friends from the DMK, or the CPM, or the Congress, everybody, sir, Congress, or the Aam Aadmi Party, or the SP, or the BSP. I'll read this line once. A Bharat whose diversity, all of us, what we couldn't do, somebody did, sir, these lines. And this is the crux. A Bharat whose diversity is even more vivid and whose unity becomes even more shakable. These lines
were turned into a film before these lines were written. Well done, Siddharth Anand. Well done, India's biggest global ambassadors. Well done, those of you who made Pathan. What we couldn't do, Shah Rukh Khan and Dimple Kapadia and John Abraham have shown this country. We learn from them. Don't mess this government. Don't mess with India's biggest global ambassadors. You asked them to boycott Bollywood. They showed you one film with a beautiful message. Thank you, sir. Thank you very much. I know. I said, sir. Corrected. Sir, I must, no, this is very important. I used to be a big fan of Dimple Kapadia. Now, I'm still a big fan of Dimple Kapadia and Deepika. Sir, on a serious note, sir, we have a lot, all of us here have a lot to learn because sometimes they get it so right, and that was a powerful message. Thank you, sir, for giving me time today. Thank you. And the friendly country broadcaster, Derek, the friendly country broadcaster you referred to could not find support from the Prime Minister of that friendly country, Tiruchi Siva. Yes, you said so. Thank you, Mr. Chairman, sir. Sir, bear with my interventions. They are not very long. Sir, Article 87 of the Constitution provides that two instances the Honorable President will address both the houses of the Parliament. One after a general election, the first sessions, and the first sessions of every year. Sir, the President's speech is nothing but it highlights the government's policy priorities and its plan for the upcoming year. Sir, as a convention, the motion of thanks to the President for her address to both the House of the Parliament. Along with that, I would like to thank her for that, for having addressed, and I would like to congratulate her for one reason, sir. She has read out the policy note of the government without omitting, without deleting, without including anything to her wish. She has set a role model, unlike what has happened in the state of Tamil Nadu, the executive head of the state. The governor has done, the president has she has read out the speech as it was given to her. So she has set a very good role model, sir, and I would like to thank and congratulate her. Sir, it is 9 years this government has come to power. In one more year, they have to relook what has happened, and we too go back and see what all have happened. Sir, what has been in this country and what is now in this country is a very big thing to compare. What has been? Diversity and inclusion was. Now, adversity and exclusion. Sir, earlier it was unity. Now it is uniformity. Federalism and secularism are eroded. Free speech is undermined. And sir, dissent is criminalized. In democracy, dissent is one of the basic features. As Albert Camus, the French philosopher and the Nobel laureate, has observed that democracy is not the law of the majority. It is the protection of the minority. So many apprehensions are looming on the linguistic and religious minorities in this country. Sir, they are not just accusations we are leveling against. What we have experienced all these years. Sir, this government, to be very precise, I could say it is an embodiment of pro-rich policies and anti-poor activities. Sir, I would like to quote the President's address, one or two. By 2047, it starts. We have to build a Bharat which is self-reliant and also able to fulfill its humanitarian obligations. A Bharat which has no poverty and where the middle class is also prosperous. A Bharat whose
youth and women power will be at the forefront to give direction to the society and the nation, and youth are well ahead of time. Sir, what we understand, so we have not realized all these things in the past years. We are celebrating what you call that Amrit Kaal or something, 75th year after independence. We have not realized. And this target is set for the next 25 years. We boast that we are the 5th economic power in the country, in the world. But the situation is that poverty has yet to be eradicated. And the middle class is to be prosperous. Excuse me. Sir, humanitarian obligations is yet to be realized. Let me say what all we have experienced in this country, in this government, sir. Number one, petrol and diesel prices were hiked 78 times during this Rajya, and 14 times only between this year. And the government has earned a revenue of 8 lakh crore rupees between 2018 and 21 only through petrol and diesel price hikes. And how it was spent, another thing comes. An RTI replied by the RTI, an RBI replied to an RTI very clearly says, 2 lakh crore bad loans were waived off in 2020 and 21. So the total write-off of loans over 11.6 lakh, most of which are only during these 9 years. And for example, we are basically an agriculture. The BJP in its manifesto promised that the income of the farmers would be double. But what happened? It has not doubled. Rather, the price of DAP has increased from 1,200 to 1,350. The price of urea has not increased, but the quantity has been reduced from 50 kilograms to 45 kilograms. Sir, very sorry, sir. We are all very much shocked at the incident what happened in Turkey yesterday. An unexpected earthquake has taken away the lives of 4,500 people. We all, of course, expressed our grief. But in this country, sir, in 2020 only, 5,579 farmers have committed suicide. That is 15 farmers per day. Shame. We call ourselves an agricultural country. Sir, this country withstood their economic recession in the past and even now, only because of the agriculture sector and the public sector. These two are targeted by this country. All policies, all things that they are doing are in favor of only the rich people, that is the corporates. Sir, India's reserves have fallen down from $633.6 billion to $545.6 as of 16th September 2022. Sir, what all has been done? The government has done all these things, but another thing, sir, the inflation, which is very, very important. Sir, in May 2022, the Minister of Finance released a monthly review document, which said that the inflation has lesser impact on the low-income strata than that of the richest. Sir, it was during that time, the inflation reached the highest of 7.95%, which is 95-month high than ever before. And the rupee values depreciation, 80 rupees to a dollar. Sir, any person who does not know even much economics know very well that the depreciation of the value of money reflects on inflation, direct impact on inflation, and the devastating ramifications will be felt only by the poor and the middle class. And we felt it. Sir, one more thing, sir, which would be shocking. They again say your GDP going high and all. 40% of the wealth generated in this country is owned by 1% of the population. And only 3% of the wealth trickles down to 50% of the population. Sir, when the
President address speaks much about women and youth. I'd like to say, women population has increased. Dr. Lakshman, who moved the motion, said very proudly, and Javadekar, my friend, also told. And I would like to add to them one more. The enrollment of women in higher education is more than men, that is 27.9%. But the women employment has fallen down from 24% to 18%. So in the world, India constitutes more youth population, where unemployment prevails more. Sir, another thing, as I would like to second my friend Mr. Derek, who said that, quoting the President's address, the long-felt urge to be rid of the scourge of mega scams and corruption in government schemes is now being realized. That's what everyone spoke. Mr. Digvijay Singh spoke, and he also said, sir, for the past 4 days, the parliament didn't function. Of course, everyone felt, you felt very much for it. Sir, it was not deliberate. It is not our intention. We want the parliament to function smoothly, and the responsibility does not lie only with the opposition benches. It is also with the treasury benches. Sir, you observed to the rules. Sir, you told that our notices were not in order. You asked me to come and meet you in the chamber. I met you. You gave me some directions. Then I rectified it and sent a notice. I didn't receive anything, whether it was in form or not up to your expectation. Leave alone, sir, our notices and your rulings. What is the government doing? Should they not take cognizance of a big industry company, that is Adani, which is being talked by the media, that it is being discussed on TVs, on papers, and everything? What is the government doing? Why should it not come forward? When the situation is privatization and liberalization, and it has impacted India economically and morally, should not the government come forward and what we asked for, a JPC, Joint Parliamentary Committee, to go into the issue. It's a process in the democracy. Why you are not for it? Why you are not able to do that? So the government is not intent. As he asked, what is SEBI doing? What are the other agencies doing? That apart, the government, which has to come forward. Sir, when we are asking for a JPC, they should have met you in the chamber or coordinated with the opposition parties and said, yes, we can resolve the issue. Let the parliament see. They cannot just go out and meet the media and say the opposition parties are eating taxpayers' money. They are not allowing the parliament to run. It is not leveling accusation against us. They should resolve the issues. So the country is very much concerned about what has happened because of one corporate, which is being supposed to have been favored many a time by the government. So I think if at all we have to bring out something, it can be done only by an introspective into that by a JPC. So that has been happening here. And now we are telling this number of things which are happening. And sir, the government has earned 4.86 lakh crores of rupees in 3 years by way of selling the public sector undertakings fully and partly. 4.86 lakh crore rupees. What for? Sir, the public sectors are considered to be the temples of economy. Why are you so much concerned? Sir, I will tell you 2 examples. I think, yes, within my time, I have confined to myself. There are 2 things that have not come to limelight. One is Videocon. Videocon is a well-known company which has become bankrupt. But it has borrowed rupees. Please, honorable members, I am talking about your government. Okay. I am talking about your government. Please. They don't bother, sir, whatever we speak. They don't take parliament into serious consideration. Very well, sir. They don't listen to us. They don't bother about what we speak. This is the first ever experience in all these 2 decades experience. A party who doesn't bother about the parliament and the debates and what observations made by the opposition. How serious they are. We are serious. Though I don't understand Hindi, I am listening to the translation and listen what they speak. Please, confine to the subject. How many disciplines? Please go ahead. Sir, it has borrowed rupees 65,000 crore. का लेखा जोखा
श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार का इस डॉक्यूमेंट में उसकी हाइलाइट्स थी। 2013 में सरकार आई सबका साथ सबका विकास के नाम से। 2019 में सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास बढ़ गया। सभापति महोदय, मैं जो यहां पर पॉइंट वाइज माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है, उसी पर अपने आप को केंद्रित रखना चाहूंगा। मैं सभापति महोदय, देखिए, मैं अभी बोलना स्टार्ट भी नहीं किया, पहले से डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। सभापति महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि रोजगार की बात हुई थी 2014 में, 2 करोड़ रोजगार आप हर साल देंगे, लेकिन हालत क्या है कि 8.3% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। आज ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई, क्या हालत है कि 1% देशवासियों के पास 40.5% से ज्यादा इस देश की वेल्थ है। आपका नारा सबका साथ सबका विकास है, लेकिन विकास सिर्फ अडानी का है इस देश में, और किसी का नहीं हो रहा। सभापति महोदय, बहुत सारी विकास की बात हुई, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, किसानों की बात बहुत जोर शोर से हुई कि हमने किसानों को 11 करोड़ किसानों को जो है किसान सम्मान निधि से नवाज दिया। सभापति महोदय, मैं जिस प्रदेश से आता हूं, उत्तर प्रदेश, और जिस बेल्ट से आता हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 27 लाख हेक्टेयर भूमि पर किसान गन्ना पैदा करते हैं। करीब 40 लाख परिवार उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन हालत क्या है कि आज भी हजारों करोड़ रुपए गन्ना किसानों का बकाया चीनी मिलों पर है। और तो और सभापति महोदय, अभी मेरे से यहां पहले भारत जोड़ो यात्रा करने वाले राहुल गांधी जी बोल रहे थे, उन्होंने बड़े विस्तार से अडानी जी के बारे में और इस सरकार के बारे में बताया। मैं कहना चाहता हूं, किसानों की बात करती है सरकार, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर इन्हीं की सरकार है। गन्ने का सीजन अक्टूबर में शुरू हो गया, हम फरवरी में हैं, अगले 1.5 महीने में खत्म हो जाएगा। गन्ना चीनी मिलों पर चला गया, लेकिन अभी तक गन्ने का भाव रेट तय नहीं किया सरकार ने कि किस दाम से किसानों का गन्ना खरीदा जाएगा। ये किसानों की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक नोटिफाई नहीं किया है कि गन्ना किस भाव खरीदा जाएगा, और हजारों करोड़ रुपए चीनी मिलों पर बकाया है। सभापति महोदय, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बड़ी जोर का नारा इस सरकार ने दिया, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में क्या कर रहे हैं, इनकी सोच देखिए सभापति महोदय। हरियाणा से ये नारा शुरू हुआ था, मुझे अगर याद होगा, और वहां का एक तथाकथित गुरु, जिसके चरणों में इनके नेता जाकर के उसका प्रवचन सुनते हैं, वो कन्विक्टेड रेपिस्ट, उसको बार बार हर तीसरे महीने पैरोल पर लाते हैं और उससे प्रचार करवाने का काम करते हैं। वो क्या राम रहीम करके कुछ है, नो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता प्लीज, लेकिन मतलब इनका आप देखिए सभापति महोदय, इनका क्या इनका आचरण है। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करेंगे, सबने देखा कि गुजरात चुनाव से पहले कैसे बिल्किस बानो के रेपिस्ट को जो है गुजरात की सरकार ने छोड़ा। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये है क्या, आप करना क्या चाहते हैं। और सभापति महोदय, हम जिस तरीके का आचरण, जिस तरीके का इन्होंने पिछले 9 साल का लेखा जोखा यहां हमें दिया, सर आप कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जब 2014 में आए थे तो कह रहे थे कि मैं देखना चाहता हूं, खासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी को एड्रेस करते हुए कहा, एक हाथ में कुरान होना चाहिए और दूसरे हाथ में
कंप्यूटर होना चाहिए। लेकिन कर क्या रहे हैं आप कि जो बेटियां स्कूल में पढ़ने जाती हैं, मदरसे में पढ़ने जाती हैं, उनकी स्कॉलरशिप भी, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप आपने खत्म कर दी। जो पीएचडी एमफिल करना चाहते हैं, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप आपने खत्म कर दी। देश के 90 जिलों में संचालित मदरसा आधुनिकीकरण योजना के लिए इस जो अभी बजट आया उसमें मात्र 10 करोड़ जो का प्रावधान किया, जबकि देश भर के इन अध्यापकों के 5.5 साल का केंद्र अन्य सरकार पर शेष है जो लगभग 500 करोड़ रुपए है। इस तरीके से आप जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चलाएंगे। सभापति महोदय, बहुत जोर से कहा गया कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बना दिया गया या बन रहा है। मैं जिस जिले से आता हूं अमरोहा के अंदर, सभापति महोदय, मेडिकल कॉलेज तो दूर, जो सरकारी अस्पताल है बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन एक डॉक्टर नहीं है वहां पर, एक नर्स नहीं है। ये व्यवस्था है सरकारी। हेल्थ मिनिस्टर साहब यहां बैठे हैं, मैं चाहूंगा वो संज्ञान लें कि अमरोहा के अंदर जो जिला अस्पताल है, अमरोहा जिले में अस्पताल है, बछराई में 50 बेडेड हॉस्पिटल है, बिल्डिंग है, लेकिन एक डॉक्टर की नियुक्ति नहीं है। डॉक्टर की नियुक्ति करेंगे नहीं आप, पैरामेडिकल्स की नियुक्ति करेंगे या नहीं आप? और तो और छोड़िए सभापति महोदय, यहीं दिल्ली के अंदर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी पिछले दशक से ये मांग कर रही है कि वहां पर मेडिकल कॉलेज आप खोल दीजिए। इतनी बड़ी आबादी है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का नोएडा, ओखला, और वहां पर अब तो हम हाथ जोड़ के इनसे ये भी कह दिया कि साहब आप हॉस्पिटल छोड़िए 100 बेडेड, केवल फैकल्टी खोल दे दीजिए, हॉस्पिटल वहां प्राइवेट हॉस्पिटल से अटैच हो जाएंगे। सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से पिछले दिनों में लगातार इस देश के लॉ मिनिस्टर जुडिशरी पर अटैक कर रहे हैं, डेली का काम आप अखबार उठाकर देखिए, सुबह को मैं पढ़ता हूं तो केंद्रीय कानून मंत्री रोज जो है जुडिशरी को, सुप्रीम कोर्ट को धमकाते हुए नजर आते हैं। ये किस तरफ आप देश ले जाना चाहते हैं? हर चीज आपके हिसाब से चलेगी क्या देश में? ये क्या है? कोई सभापति महोदय, इस देश में हो क्या रहा है? हमने मध्य प्रदेश की घटना देखी, हमने उत्तर प्रदेश में घटनाएं देखी, हमने आसाम में घटनाएं देख रहे हैं। क्या हो रहा है? बुलडोजर लेकर के अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, यू आर नॉट द जज, क्राइम शुड बी रिपोर्टेड, FIR शुड बी लॉन्च्ड, इन्वेस्टिगेशन शुड टेक प्लेस, ट्रायल मस्ट टेक प्लेस, देन इफ समबडी इज गिल्टी ही मस्ट बी पनिश्ड। यहां क्या हो रहा है कि अगर आपकी सरकार है, अगर कहीं कोई क्राइम हुआ है, सही है या गलत है, क्राइम है भी या नहीं, आप बुलडोजर लेकर के पहुंच जाओगे। ये क्या है? क्या इसलिए इस देश को हमारे पुरखों ने आजाद कराया था? क्या इसलिए मौलाना आजाद ने जो है जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर के तकरीर की थी कि आप कहां जा रहे हो? जब देश का बंटवारा हो रहा था, इस देश के अंदर 20 करोड़ से ज्यादा अकलियत के लोग हैं और खासतौर से मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं। आप कैसे ट्रीटमेंट करना चाहते हो? मैं सभापति महोदय, मैं अपनी बात खत्म करूंगा। सभापति महोदय, आपने देखा पिछले दिनों किस तरीके का ट्रेंड इस देश में चल रहा है। आप अपनी पार्टी में आपका सपना, आप कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस ने गलतियां की थी इसलिए जनता ने हरा दिया। कांग्रेस अगर अच्छा करेगी, अब उनके नेता निकले भारत जोड़ो करने, जनता हो सकता है फिर आशीर्वाद दे दे, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन आपका असली सपना कांग्रेस मुक्त भारत नहीं, आपका असली सपना विपक्ष मुक्त भारत और मुस्लिम मुक्त विधायिका, ये आपने अपने अंदर कर लिया है। ये यहां भी हो रहा है। सभापति महोदय, मैं 2019 में चुन के आया अमरोहा से, मेरे साथ यहां 2 कुलीग बैठते थे, एक रामपुर रिप्रेजेंट करते थे, एक लक्षद्वीप रिप्रेजेंट करते थे। समाप्त मैं समाप्त की ओर आ रहा हूं। मैं वहीं आ रहा हूं कि किस तरीके से लेजिस्लेचर में इस देश के अकलियतों को, खासतौर से मुस्लिम माइनॉरिटीज को डिनाई किया जाए। तो कोई केस हुआ, चुनाव का केस हुआ, उसमें बहुत स्पीड से कन्विक्शन करा दिया। आजम खान साहब यहां नहीं रहे, इस सदन के सदस्य। लक्षद्वीप के फैजल साहब थे, उनका कोई केस चल रहा था, उसमें कन्विक्शन हो गया, अब वो सदस्य नहीं रहे। और सबसे गंभीर बात जो मैं कहने जा रहा हूं, आज ही जिस तरीके से कानून मंत्रालय
कोर्ट को धमका रहा है, और जिस तरीके से जुडिशरी में अभी प्रेशर बना करके आज मद्रास हाई कोर्ट में कोई शपथ हुई, अगर इस तरीके के जजेस का रिकमेंडेशन होगा, इस तरीके के जो हेट स्पीच करने वाले वो क्या न्याय देंगे? सभापति महोदय, आई एम कंक्लूडिंग इन 30 seconds. Don't make any comments against the judiciary. It is not fair. That will be looked into. I have not taken any name. No, pressurizing the judiciary cannot be. Yeah, sir, I am not taking any name. I am just saying कि अगर इस तरीके के लोग होंगे तो क्या न्याय की उम्मीद करेंगे? और मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हम दिल्ली के अंदर खड़े हैं, बोल रहे हैं, यहां पर देश की राजधानी में ये संसद भवन है, और यहां से 2 किलोमीटर दूर रोज हेट स्पीचेस होती हैं। रोज जो है इस देश में के अकलियतों को काट दो, इस देश के उनको मार दो, ये हो क्या रहा है? अभी 2 दिन पहले एक तथाकथित साधु ने, मैं साधु नहीं कहूंगा क्योंकि साधु जो होता है वो तो बहुत ही दयालु होता है, साधु नहीं कहूंगा, तथाकथित साधु, सो कॉल्ड साधु जो है वो सरेआम कह रहा है कि मैं 83 साल का हूं, मैंने 80 मर्डर किए हैं। लेकिन आपने, दिल्ली पुलिस ने आज तक कोई अरेस्टिंग नहीं की, उल्टा जो मीडिया उसको दिखाने की कोशिश कर रहा है उसको नोटिस भेज दिया आपने। आप करना क्या चाहते हैं? वे अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी इस देश में आपने लागू कर रखी है। Yes. सभापति महोदय, मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आपके माध्यम से सिर्फ यही कहूंगा कि देखिए, ये देश सबका है, ये देश मिली जुली संस्कृति का देश है। इस देश का ताना बाना सब लोगों ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, सब ने मिलजुल करके इस देश का ताना बाना बुना है। इस देश के ताने बाने को मत तोड़िए, खुदा के वास्ते मैं हाथ जोड़ करके अपील करता हूं लोगों को, आप इस तरीके से टेरराइज मत कीजिए। एक इतनी बड़े सेक्शन को आप 2nd ग्रेड सिटीजन नहीं बना सकते। हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दी है इस देश की आजादी की लड़ने के लिए, हमारे पुरखों ने इस देश को आजाद कराया है। आप लोगों का इतिहास कहीं नहीं था, आप सिर्फ इतिहास बदलने का काम कर रहे हैं। आप मुगल घाट का नाम बदलोगे, आप किसी बिल्डिंग का नाम बदलोगे, आप किसी सड़क का नाम बदलोगे, क्योंकि आपका अपना कोई इतिहास नहीं है, इसलिए आप दूसरों के इतिहास को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर महामहिम राष्ट्रपति जी का मैं धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने हमको संबोधित किया। बहुत बहुत शुक्रिया सभापति महोदय। धन्यवाद। श्री अमोल घोले जी फ्रॉम एनसीपी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी ने अपने अभिभाषण में सरकार की कई उपलब्धियों का उल्लेख किया, और उन सभी उपलब्धियों के लिए मैं सरकार का अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रपति जी ने इस सरकार को अभूतपूर्व स्पीड और स्केल पर चलने वाली सरकार बताया, और जिसका अनुभव मैं अपने चुनाव क्षेत्र में कर रहा हूं, और इसके लिए मैं माननीय गडकरी जी का खास तौर से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे चुनाव क्षेत्र में पुणे नासिक, पुणे नगर और तलेगांव चाकंद शिक्रापुर इन हाईवेज पे लगभग 20,000 करोड़ रुपयों के हाईवे प्रोजेक्ट्स का निर्माण गडकरी जी के माध्यम से हो रहा है। और साथ ही में माननीय रेल मंत्री जी अश्विनी कुमार वैष्णव जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे क्षेत्र का जो 25 साल का सपना था, उस सपने को यानी पुणे नासिक सेमी हाई स्पीड रेल को उन्होंने हरी झंडी दिखाई है। एंड आई वुड लाइक टू पुट ऑन रिकॉर्ड ऑफ दिस हाउस कि इस प्रोजेक्ट को गति देने में महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय अजीत दादा पवार और विद्यमान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, इन दोनों का भी योगदान महत्वपूर्ण है। अभिभाषण में की गई आदिवासी विकास की बात निश्चित ही सराहनीय है, और सह्याद्री में जो मेरे आदिवासी बांधव बसते हैं उनके उत्पन्न का एक प्रमुख स्रोत है बाढ़ हिरडा। लेकिन बाढ़ हिरडा को वन उपज से बाहर निकाला जाए, उसको डायरेक्ट मार्केट लिंकेज किया जाए, और साथ ही में उस पर प्रक्रिया उद्योग हो तो आदिवासी भाइयों के लिए लाभदायक साबित होगा। अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में आदिवासी विकास के लिए एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट राष्ट्रीय वनौषधि संशोधन केंद्र का प्रस्ताव आयुष मंत्रालय के निर्देशानुसार बनाकर सरकार को भेजा गया है, जो मंजूरी के लिए प्रलंबित है। उस पर तुरंत कार्यवाही हो, ऐसी मेरी मांग है, ताकि सरकार की कथनी और करनी में कोई अंतर न रह जाए। सरकार ने गरीब परिवारों को पक्के घर देने की बात की, लेकिन महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में लगभग 5 लाख देशवासी ऐसे हैं जिनके घरों पर अनऑथराइजेशन का खतरा मंडरा रहा है, और उसकी वजह है डिफेंस का रेड जोन। अध्यक्ष महोदय, यह ताज्जुब की बात है कि जिन अंग्रेजों से आजादी का अमृतकाल हम मना रहे हैं, उन्हीं अंग्रेजों के जमाने का कानून है डिफेंस एक्ट 1903, और उसके अनुसार पिंपरी चिंचवड़ में डिफेंस ने रेड जोन लगाया है। उसकी मर्यादा है 2000 यार्ड, और जो आजाद हिंदुस्तान
कानून अपनाया, यूएन का स्टेक रेगुलेशन, जिसको 2005 में अमेंड किया गया, उसके अनुसार रेड जोन की मर्यादा 2000 यार्ड नहीं बल्कि सिर्फ 270 से 500 मीटर होनी चाहिए। तो मेरा अनुरोध है कि अंग्रेजों के इस कानून को त्याग कर अमृतकाल में पिंपरी चिंचवड तथा देश के अन्य 13 राज्यों में यह समस्या है, वहां 500 मीटर के आगे रिस्ट्रिक्शंस हटाकर देशवासियों को राहत मिले। इन्हीं अंग्रेजों के जमाने की एक संस्था है अध्यक्ष महोदय, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और इस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नियमों की वजह से पूरे हिंदुस्तान की जो प्रेरणा है, हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके जन्मस्थल किले शिवनेरी पर आज तक परमानेंट भगवा ध्वज नहीं है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, जो सरकार आर्टिकल 370 हटा सकती है, क्या वही सरकार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नियमों में सुधार लाकर छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान नहीं कर सकती? राष्ट्रपति महोदया ने पॉलिसी पैरालिसिस की बात की, लेकिन एक पॉलिसी पैरालिसिस पिछले 3-4 सालों से मैं अनुभव कर रहा हूं इस सदन में। मैं बार बार मांग कर रहा हूं कि बुल यानी बैल को नॉन एग्जिबिटिंग नॉन परफॉर्मिंग एनिमल की सूची से हटाया जाए। अब यह भी अचरज की बात है कि हम गाय को माता मानते हैं, गाय को पूजते हैं, और गोवंश की वृद्धि के लिए जो अत्यावश्यक है उस बैल को हमने शामिल कर रखा है बाघ, शेर, बंदर और भालू इनकी सूची में। और अध्यक्ष महोदय, बीफ एक्सपोर्ट में जो अपना देश 10वें पायदान पे था, वो अभी 3रे पायदान पे गया है। तो क्या सरकार को इसमें अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र की बू नहीं आती? और यही वजह है कि बार बार जलीकट्टू, रेकला तथा महाराष्ट्र की शान बैलगाड़ा शर्यत पर पाबंदी लगाने के लिए इसी अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र के कुछ गुर्गे बार बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। हमारी संस्कृति, परंपरा तथा देशी गोवंश के रक्षण में बाधा उत्पन्न करने वाली इस पॉलिसी पैरालिसिस से बाहर आकर तुरंत बैल को नॉन एग्जिबिटिंग नॉन परफॉर्मिंग एनिमल की सूची से हमें बाहर निकालना चाहिए। दूसरा एक पॉलिसी पैरालिसिस है जो महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में किसानों की भलाई की बात की। एक बड़ा इशू है, वो है लेपर्ड की बढ़ती हुई संख्या। आज महाराष्ट्र में रात में 3 फेज लाइट नहीं है, तो पानी देने के लिए किसानों को रात में जाना पड़ता है, और आए दिन किसी न किसी किसान पर लेपर्ड का हमला होता है। और ये लेपर्ड के लिए जो ग्रास लैंड है, ये हम तो अभी बना नहीं सकते, तो लेपर्ड्स के लिए एक पॉलिसी लाके उनके रिप्रोडक्शन कंट्रोल के बारे में प्रावधान होना चाहिए। राष्ट्रपति जी ने लोकतंत्र की जननी कहकर देश का सम्मान किया, लेकिन उसी लोकतंत्र में मेरे सहयोगी सांसद जो सामरिक दृष्टया अति महत्वपूर्ण लक्षद्वीप आइलैंड से चुनकर आए हैं, उन मोहम्मद फैजल जी के साथ होता अन्याय दुर्भाग्यपूर्ण है। एक सेशन कोर्ट वर्डिक्ट देता है और इमीडिएटली उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, और 1 हफ्ते के अंदर अध्यक्ष महोदय, सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर बाई इलेक्शन का नोटिस भी निकलता है। हाई कोर्ट की अपील का इंतजार भी नहीं किया जाता, हाई कोर्ट में अपील की जाती है, हाई कोर्ट का जो डिसीजन आता है उसमें सेशन कोर्ट के डिसीजन को खारिज किया जाता है, और आज 13 दिन हो गए, लेकिन मेरे सहयोगी सांसद मोहम्मद फैजल जी को पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि उनका डिस्क्वालिफिकेशन अभी तक रिवोक नहीं किया गया। मेरी सदन से मांग है कि उनका डिस्क्वालिफिकेशन रिवोक किया जाए और लोकतंत्र की शान और लक्षद्वीप के अपने देशवासियों का विश्वास दोनों को बचाया जाए। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में अर्थव्यवस्था विश्व में 5वें पायदान पर पहुंचने की बात की, और हम सभी को गर्व है इस बात का, लेकिन हम मिडिल क्लास लोग हैं अध्यक्ष महोदय, 1 लाख करोड़ में 1 पे कितने जीरो लगते हैं ये हमें पता नहीं, क्योंकि मेरे देश के 90% देशवासियों को सिर्फ इन सवालों से मतलब है कि आज पेट्रोल का दाम क्या है, आटे दाल का भाव क्या है, गैस सिलेंडर के दाम क्या है। अध्यक्ष महोदय, सरकार में बैठी एक मंत्री महोदया कभी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर धरने पर बैठ जाती थी। आज गैस सिलेंडर के दाम जब 1000 के पार हो गए, तो क्या माननीय मंत्री महोदया भूल गई कि सास भी कभी बहू थी? अभी मेरे एक बहुत सीनियर सांसद सदस्य ने बहुत अच्छी पंक्तियां की, महंगाई नहीं खर्चे बढ़ रहे हैं। मैं उनसे यही कहना चाहता हूं, जनाब गुमराह मत कीजिए ये कहकर कि महंगाई नहीं खर्चे बढ़ रहे हैं। जुबान तो है आपकी, लेकिन अल्फाज किसी और के बोल रहे हैं। लेकिन इस बात पर सभी को सहमत होना होगा कि भूतपूर्व पंतप्रधान स्वर्गीय इंदिरा जी गांधी के बाद पूरे देश पर लंबे समय तक पूरे देश को प्रभावित करने वाले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी ही है। इस बात पर सभी को सहमत होना होगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इतिहास गवाह है
कि प्रभावी व्यक्तियों का नुकसान विरोधियों से ज्यादा उनके अनुयायी करते हैं। इस बात का इतिहास गवाह है और इसीलिए सोशल मीडिया के अंधभक्तों से और सवाल पूछने के बजाय तलवे चाटने में मशगूल रहने वाले मीडिया के कुछ नुमाइंदों से सावधान रहने में ही देश हित है। राष्ट्रपति जी ने कहा कि देश विकास की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, वास्तविकता यह है कि उतनी ही तेजी से मेरे देश का माहौल बिगड़ रहा है। G20 की हम अध्यक्षता कर रहे हैं, ये गर्व की बात है। और G20 का लोगो देखिए तो बहुत ही प्यारा लोगो है, जिसमें हम विश्व को बता रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम। मैं जिस चुनाव क्षेत्र से आता हूं वहां संत ज्ञानेश्वर जी की संजीवन समाधि है। संत ज्ञानेश्वर जी ने तो पसायदान करके आता विश्वात्मके लाहो जोजे वांछीलतो ते लाहो ये कहा है, लेकिन हम विश्व को बता रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन अपने ही देश के लोगों को बता रहे हैं ये तुम्हारा मुल्क नहीं, इस पानी पर तुम्हारा अधिकार नहीं। अध्यक्ष महोदय, सभी को याद होगा बचपन में स्कूल में जाया करते तो 10 पैसे की लिमलेट की गोली खरीदते थे और 10 पैसे की लिमलेट की गोली शर्ट के कोने में पकड़ के दांतों से तोड़ के दोस्त को दिया करते थे। अध्यक्ष महोदय, तब फर्क नहीं पड़ता था दोस्त का नाम अमित है या अमजद। आज फर्क पड़ता है। तब फर्क नहीं पड़ता था दोस्त दलित है या सवर्ण, लेकिन आज फर्क पड़ता है। देश का माहौल बिगड़ रहा है क्योंकि हिंदू मुस्लिम के साथ साथ दलित और सवर्ण ये दरार भी बढ़ते हुई दिखाई देती है। कभी हाथरस जैसी घटना होती है, कहीं स्कूल के बच्चे ने सवर्णों का पानी पिया इसलिए उसको पीटा जाता है। मूछे बढ़ाई तो पिटाई, दलित दूल्हा घोड़ी पे बैठा तो आपत्ति। किस विकास की दिशा में जा रहे हैं आप? हर किसी को अध्यक्ष महोदय अपने धर्म पर अभिमान होना लाजमी। 1 मिनट सर, लास्ट। हर किसी को धर्म पर अभिमान होना लाजमी है, लेकिन धार्मिक अभिमान जब धार्मिक उन्माद पर उतर आता है तो इस अमृत काल में जो हलाहल पैदा होगा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उसके परिणाम कौन भुगतेगा? राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में जो सपना दिखा है वो सच होने के लिए हर देशवासी को यह समझना होगा अध्यक्ष महोदय कि ये देश सिर्फ 38% वोट बटोरने वाली किसी एक राजनीतिक पार्टी का नहीं, बाकी 62% देशवासियों का भी है। इस सच का सम्मान हो। भगवे से किसी को परहेज नहीं और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन भगवा तिरंगे में से एक रंग है, इसी का सबको एहसास हो। दहलीज के अंदर कोई ईश्वर, अल्लाह, यीशु किसी की भी उपासना करे, दहलीज के बाहर कदम रखते ही वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय हो। पंथ, प्रांत और धर्म से जुड़ी भावनाओं का जरूर सम्मान करे, लेकिन हर देशवासी की सर्वोच्च भावना राष्ट्र प्रथम हो। तभी अमृतकाल का अमृत अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। डाल डाल पर फिर सोने की चिड़िया का बसेरा होगा और इस अमृतकाल में मेरा राष्ट्र विश्व की महाशक्ति बनकर उभरेगा। जय हिंद, धन्यवाद। थैंक यू। श्रीमती डिम्पल यादव जी। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में मुझे बोलने का अवसर मिला है। मैं आदरणीय सभापति जी का धन्यवाद देती हूँ। जहाँ राष्ट्र की विविधता और अधिक उज्जवल होने की बात कही गई है, वहीं देश की एकता मजबूत और अटल होने की भी बात करी गई है। हम सभी सांसदगण इस बात को मानते हैं, इस बात से सहमत है, लेकिन लगभग 1 दशक से जिस विश्वास के साथ देशवासियों ने 2 बार एक स्थिर सरकार चुनी है, जहां आत्मनिर्भर बनने की बात कही गई है, जहां भ्रष्टाचार मुक्त होने की बात कही गई है, जहां स्मार्ट सिटी की बात कही गई है, जहां कालाधन वापस लाने की बात कही गई है, वहीं आज हमारे समक्ष हिडनबर्ग की भी रिपोर्ट आई है, जहां मैं समझती हूं कि सरकार प्रतिबद्ध है देश के प्रति कि उसे जवाब देना पड़ेगा कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट में क्या सच्चाई है। जहां हमारे किसानों ने 2014 में ये आस जागी थी हमारे किसानों की कि ये आप लोगों ने विश्वास दिलाया था कि उनकी आय 2022 तक दुगनी हो जाएगी। वह किसान आज भी ये आस लगाकर बैठा है कि उसे सब्सिडी में बढ़ोतरी मिलेगी, कि एमएसपी के सही रेट्स मिलेंगे, पैदावार के लिए मंडियां की व्यवस्था उनको दी जाएगी। एक समय ऐसा था जब किसान विश्वास के साथ आपकी तरफ देखता था, वही किसान आज निराशाजनक आंखों से आपकी तरफ देख रहा है। जहां युवा शक्ति की बात हुई, युवाओं में भी बहुत जोश उत्साह था,
2014 में कि लगभग 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी प्रति माह, लेकिन आज उस जोश और उत्साह का पतन होते जा रहा है। आज जहां अग्निवीर जैसी योजना लेके आई है सरकार, तो उनका आत्मविश्वास तोड़ने का काम किया है सरकार ने। यह कैसा अमृतकाल है जहां युवाओं के पास नौकरियां नहीं हैं, जहां किसानों के पास खुशहाली नहीं है और जहां महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं मान रही हैं। एनसीआरबी के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो यह पाएंगे कि लगातार यौन उत्पीड़न और शोषण के मामले बढ़ रहे हैं और खास तौर पे उत्तर प्रदेश में लगातार ये मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। जहां महिलाएं, जहां हमारी माताएं बहनें जो रसोई में काम करती है वो लगातार महंगाई से लड़ रही हैं, जहां हमारे सिलेंडर के भाव बढ़ रहे हैं, जहां पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, जहां खाद्य पदार्थ के भाव भी बढ़ रहे हैं, दालों के भाव बढ़ रहे हैं, वहीं दूध के भाव भी बढ़ रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत के अंतर्गत कार्ड तो बने हैं लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है। और जैसा कि दानिश सर ने कहा कि डॉक्टर नहीं है अस्पतालों में, और यूपी में गोरखपुर और रायबरेली में जहां एम्स हैं वहां पे भी सहूलियतें नहीं मिल पा रही हैं क्योंकि डॉक्टर की सुविधा नहीं है, डॉक्टरों की कमी है। मेक इन इंडिया के अंतर्गत सरकार कई करोड़ों रुपए खर्च कर रही है जहां प्रचार में, वहीं उत्तर प्रदेश में एक भी बड़ा कारखाना नहीं लगा है। छोटे उद्योग की हालत हम सभी जानते हैं कि वह बंदी के कगार पर है। वहीं सरकार लगातार आयात को बढ़ावा देकर अपने कुछ पूंजीपति दोस्तों को, अपने कुछ पूंजीपति मित्रों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। जीएसटी के नाम पर जहां बड़े बड़े उद्योगपतियों पे ईडी, सीबीआई और पॉलिटिशियंस पे भी छापे मारे जा रहे हैं, वहीं जीएसटी के नाम पर छोटे व्यापारियों को भी तंग किया जा रहा है। वहां पे भी लगातार छापेमारी की जा रही है। इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन के नाम पर जहां पे लगातार एमओयू साइन हुए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए के एमओयू साइन हो रहे हैं स्पीकर साहब, लेकिन एक भी इन्वेस्टमेंट धरातल पे नहीं उतर रहा है। जो सरकार यह दर्शा रही है कि हम स्वर्ण काल में जा रहे हैं, जो सरकार यह दर्शा रही है कि देश आगे बढ़ रहा है, तो मेरा मानना है जहां रोजगार नहीं है, और हम कभी गरीबी नहीं हटा सकते जब तक हम लोग रोजगार अपने युवाओं को नहीं दे पाएंगे। महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा कि सबका विकास और सबका साथ की बात भी करी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नियुक्तियों में सबसे ज्यादा भेदभाव भाजपा की सरकार में हुआ है। यदि कुलपतियों और प्रोफेसरों की नियुक्ति को देखा जाएगा तो सभी वर्गों को सम्मान नहीं मिला है। जहां राष्ट्रपति जी ने अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की भी बात करी है, लेकिन जातिगत जनगणना की बात नहीं हुई है। अगर हमें सही मायनों में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग लोगों को सम्मान देना है, उनको हक और सम्मान देना है, तो हमें जातिगत जनगणना पर भी बात करनी चाहिए। इसी के साथ जहां कहा गया था कि नमामि गंगे, जहां गंगा की सफाई की बात करी गई थी, गंगा में क्रूज चलाने की कभी बात नहीं करी गई थी। जहां गंगा की सफाई की बात करी गई थी, आज भी गंगा का पानी शुद्ध नहीं हो पाया है, क्योंकि जब काली नदी और यमुना का गंदा पानी गंगा में जाएगा, जब तक ये नदियां शुद्ध नहीं होंगी तब तक गंगा का पानी भी साफ नहीं हो सकता है। तो मेरा मानना है कि सरकार संवेदनशील नहीं है इन मामलों को लेके, और जहां सरकार कोविड की बात करती है, अपनी पीठ दबाती है लगातार, वहीं पे हम सभी जानते हैं कि कोविड में क्या स्थिति हुई थी भारत की। जहां सरकार ने एक तरफ कलकत्ता के चुनाव कराए थे, वहीं उत्तर प्रदेश में भी देखा गया था कि सरकार परिजनों को जलाने के लिए लकड़ी तक उपलब्ध नहीं करा पाई थी। तो मेरा मानना है कि जो आप स्वर्ण भारत की बात कर रहे हैं और आने वाले 25 सालों की बात कर रहे हैं, आप बीते हुए एक दशक की बात नहीं कर रहे हैं, जहां आप लगभग 10 साल का आप अपना टेन्योर, अपना काल खत्म करने जा रहे हैं। लेकिन आप जो आगे की बात कर रहे हैं और 2014 की पहले की बात कर रहे हैं,
लेकिन आप अपने दशक की बात नहीं कर रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी और आदरणीय स्पीकर साहब को धन्यवाद देना चाहूंगी। धन्यवाद, धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर श्री निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर अपने पार्टी के सांसद सीपी जोशी साहब और उनका अनुमोदन करने वाले उदय प्रताप सिंह जी के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ। सभापति महोदय, इस पार्लियामेंट में रूल्स बने हुए हैं, किताबें हैं, संविधान है, रूल बुक है, कॉल एंड सगधर है, परंपरा है। लेकिन सर, हम सारी मर्यादा को तोड़ देते। और एक बेल्जियम के बड़े अच्छे राइटर हैं सर, उन्होंने कोनाल्ड इल्स्ट, उन्होंने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी कि निगेशनिज्म इन इंडिया, भारतीयों को भूलने की बीमारी। कांग्रेस पार्टी को तो स्वाभाविक तौर पर है ही सर, लेकिन ओवरऑल भारतीयों को भी भूलने की बीमारी है। अमृतकाल है, नाम बदले जा रहे हैं। जब कांग्रेस पार्टी इसका दावा करती है कि उसने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया, अंग्रेज की सारी निशानी को वो खत्म कर देगी, तो अंग्रेज तो 1750 ईस्वी के आसपास आए, लेकिन मुगल उससे बहुत ज्यादा पहले नहीं आए सर। 1526 में जो है बाबर आए। तो जो अंग्रेजों की निशानी खत्म करने की बात कर रहे हैं, उनको उन मुगलों से क्या अच्छाई है कि 1526 से वो इतिहास को क्यों नहीं बदलना चाहते?